टीचर्स एकेडमी पे स्वागत है डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि हम मुहिम चला रहे हैं 2014 से लेकर 2023 तक के पेपर्स को सॉल्व करवा रहे हैं डियर स्टूडेंट्स। तो इसी में इन्वायरमेंट वाला पार्ट अभी आपको करवाया जा रहा है, जैसा कि आप लोग जानते ही हैं। तो यहाँ पे यूजीसी नेट जेआरएफ 2023 और 24 की तैयारी करवाई जा रही है। प्रथम प्रश्न पत्र के लिए 2014 से लेकर 2023 तक के पेपर सॉल्व करवाए जा रहे हैं और जो सब्जेक्ट अभी सॉल्व करवाया जा रहा है आपको, ये है इन्वायरमेंट वाला पार्ट। कौन सा? इन्वायरमेंट का पार्ट है जो मेरे द्वारा, सूर्यांक सर के द्वारा करवाया जा रहा है। ठीक है, इन्वायरमेंट, और ये मेरे द्वारा करवाया जा रहा है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे और भी अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हो, जो लोग अभी जुड़ रहे हैं हमारे साथ, उन सबका मोस्ट वेलकम। जो लोग और अधिक प्रैक्टिस करना चाहते हैं, हर सैटरडे को, हर शनिवार को यहाँ पर 5 बजे से मैराथन क्लास चलती है। मैराथन क्लास चलती है, आप उसमें जुड़कर भी अपने जो क्वेश्चंस हैं आप बहुत अच्छे से कर सकते हो। उसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि नहीं, पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ना है, मुझे 10 के 10 यूनिट पढ़ना है फर्स्ट पेपर का, इसमें 999 रुपीज का इसमें सब्सक्रिप्शन है, आप लेकर के यहाँ पे कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस को। और जो लोग यहाँ पर अभी जुड़े हैं उन सबका मोस्ट वेलकम भाई। स्वागत है आपका टीचर्स एकेडमी पे। और स्टार्ट करता हूं आज के क्वेश्चन को। और जो क्वेश्चन है ये 2020 के जो क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आप देखोगे कि कैसा यूजीसी ने अपना लेवल बढ़ा रखा है। इसी 2020 का 2 सेट और मुझे पढ़ाना होगा इसके बाद, जिसके कुछ क्वेश्चंस आप लोग ऑलरेडी मैराथन क्लास में देखे होंगे, लेकिन फिलहाल यहां पे ये सीरीज अगर लगातार चलेगी तो मैं आपको इसके बारे में भी बताता चलूंगा। ठीक है, तो चलिए इन क्वेश्चंस में अगर हम स्टार्ट करेंगे, देखें, ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, आई होप कि आपको दिख रहा हो। ठीक है, प्लीज एक बार आप लोग इसको देखिएगा, नहीं तो मैं इसको थोड़ा जूम करूंगा। जूम ही नहीं हो, शायद दिख रहा होगा आप लोग को। प्लीज एक बार मैसेज करके बताइए, दिख रहा है सबको? मैसेज करके बताइए सब लोग। तो गुड मॉर्निंग यूरी जी, अंजलि पाठक जी गुड मॉर्निंग, रुचि जी गुड मॉर्निंग, सबको गुड मॉर्निंग। इसको रीडेबल है ये? प्लीज बताइए। अच्छा है। एक तरफ सूची 1 है प्रोटोकॉल समझौता, दूसरी तरफ है प्रावधान। यहां पे है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल और पेरिस समझौता, जलवायु कार्य योजना, क्योटो प्रोटोकॉल। तो यहां से देखिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे है? यहाँ पे समेकित जल संसाधन प्रबंधन योजना, दूसरा है यहाँ पे उत्सर्जन व्यापार, और तीसरा है ओजोन को कम करने वाले पदार्थों का समाप्त करना, और चौथा है वांछित राष्ट्रीय निर्धारण योगदान। इसमें से बताना है कौन सा मैच कर रहा है, आप इसमें प्लीज बताइएगा। ऑप्शंस अगले पेज पे दिया होगा, यहीं पे देना चाहिए था फिलहाल, लेकिन कोई बात नहीं, आप लोग इस टाइप से मैच करवा लीजिएगा। ए का कौन सा, बी का कौन सा, सी का कौन सा, थर्ड और डी का कौन सा, तो यहाँ पे मैच करवा के इसका आंसर आप ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, जो लोग इस क्लास को बाद में देख रहे होंगे आप प्लीज उसको कमेंट करिएगा। केवल प्रदर्शनी देखने से मजा नहीं आएगा, आप अगर उसमें पार्टिसिपेट करते तो और मजा आता है। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर करिए सब लोग। सारे प्रोटोकॉल्स मैंने पढ़ा रखे हैं आप सबको। चलिए बताएं जल्दी से। जब अगर हम बात करें डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे आंसर्स की, तो आप लोगों ने यहाँ से मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बारे में सुन रखा है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की बात किया जाए तो ये सीएफसी गैस, आप सबने जानते हैं कि सीएफसी गैस क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस की अगर हम बात करते हैं यहाँ से, तो ये क्या करता है? ओजोन को कम करने वाले पदार्थों को समाप्त करना, सीधे सीधे बात है। और यहाँ पे सीएफसी क्या करती है? ओजोन परत को समाप्त करती है, या नाइट्रोजन कुछ ऑक्साइड्स होते हैं वो इसको नुकसान पहुंचाते हैं। तो यहाँ से हम किसको मैच करवा दें? यहाँ पे थर्ड वाले को मैच करवा देते हैं। जब बात करते हैं पेरिस समझौते की, और पेरिस समझौता कब आता है? 2015 में आता है यहाँ पे। तो एक प्रोग्राम चलाया था, एक प्रोग्राम याद रखिएगा, पेरिस सम्मेलन जब भी आए तो इसके साथ आता है एक INDC। ठीक है, INDC, इंटेंडेड नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन आता है। इंटेंडेड नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन है ये, यहाँ पे अलग है ये,
ठीक है, डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, ठीक है, डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन इससे ही जुड़ता है ये, ठीक है। यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आया था, ये कॉन्सेप्ट है क्या, आईएनडीसी होता क्या है। अगर आपको याद हो, एक क्योटो प्रोटोकॉल है, यहां से याद रखिएगा, क्योटो प्रोटोकॉल है। जब क्योटो प्रोटोकॉल की बात करते हैं तो यहां पे ग्रीन हाउस गैस के एमिशन को हटाने की बात करी गई थी, जिसमें 6 गैस को क्या किया गया था, हटाया गया था। बाद में जब 2015 में पेरिस समझौता होता है, यहां से पेरिस समिट होता है, तो पेरिस समिट में भी क्या किया जाता है, ग्रीन हाउस गैस को ये हटाने की बात करी जाती है। लेकिन इसमें देश के स्तर पर, अपने स्तर पर भी कहा गया देश को कि अपने राज्य के स्तर पर, अपने जिले स्तर पर, अपने ब्लॉक स्तर पर, गांव के स्तर पर एक प्रोग्राम क्या लाना है आपको, आईएनडीसी का लाना है। क्योंकि इस पे कोई एक देश का पार्टिसिपेशन होगा, और राज्यों का पार्टिसिपेशन अगर नहीं होगा तो आप ये सोचिए आप अचीव नहीं कर सकते हैं। तो इसमें क्या क्या कहा गया कि इसमें आईएनडीसी जो कॉन्सेप्ट है वो इस पे बात करता है, किस पे, पेरिस समझौते का। अब एक आता है राष्ट्रीय कार्य योजना, जलवायु कार्य योजना, क्लाइमेट एक्शन प्लान आता है, और एक आता है क्योटो प्रोटोकॉल। तो क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में तो आपने सब सुन ही रखा है। तो उत्सर्जन व्यापार एमिशन, यहाँ पे इस पे हम आएंगे, उत्सर्जन व्यापार एमिशन में। और एक आता है जब यहाँ जलवायु परिवर्तन योजना, तो समेकित जल संसाधन प्रबंधन योजना, ये उसका जो 8 लक्ष्य है, 8 लक्ष्यों में से एक लक्ष्य ये बनता है, ठीक है। अब आते हैं उत्सर्जन व्यापार एमिशन क्या होता है, थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। उत्सर्जन व्यापार का मतलब यहां से ये हुआ कि जब क्योटो प्रोटोकॉल लाया गया था, याद रखिएगा, जब क्योटो प्रोटोकॉल लाया गया, क्योटो प्रोटोकॉल लाया गया, तो इसके अंतर्गत कहा गया कि कार्बन ट्रेडिंग, कार्बन व्यापार, ठीक है, कार्बन व्यापार, या इसी को हम बोलते हैं कार्बन ट्रेडिंग। कार्बन ट्रेडिंग का मतलब क्या हुआ कि अगर एक लक्ष्य दिया गया कि इससे ऊपर नीचे कार्बन डाइऑक्साइड है, आप कोई भी देश उत्सर्जित नहीं करेगा। अगर मान लीजिए कि हमने एक लिमिट बना दी 80 टन का बना दिया, और कोई देश इससे कम एमिशन करे, मान लीजिए 60, और उसके पास बच कितना रहा है 20, कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन वो देश कर सकता है 80, लेकिन उसमें से वो करता है केवल 60 ही। 20 अगर उसके पास बचते हैं तो वो है क्रेडिट। ये क्या करे, इसको किसी और देश को बेच दे, ये कोई एक देश हो और ये क्या करे, किसी और देश को बेच दे। जो देश क्या करे, 80 तो उसको था, लेकिन उसने क्या किया, 90 कर दिया है। यहाँ पे 90 एमिशन कर दिया तो माइनस में 10 चला गया। तो इसने क्या किया, यहाँ से इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर 10-10, तो 10 यूनिट क्या किया इसने, इसको बेच दिया, ठीक है। तो अब कितना हो जाएगा 80। तो ये जो कार्बन इसने बचा करके बेचा, तो वही क्या कहलाता है, कार्बन ट्रेडिंग कहलाता है। और ये कॉन्सेप्ट कब लाया गया था, क्योटो प्रोटोकॉल में। लेकिन ये बाद में क्या किया गया, इसको हटा दिया गया है, ठीक है। प्लीज आंसर ऑप्शन भी साथ में दिया करिए। वो क्या होता है समस्या ना, ये जो टाइपिस्ट है थोड़ा उनके साथ समस्या आ जाती है। 3 टाइपिस्ट है, और 3 टाइपिस्ट में कौन सा टाइप करेगा कौन नहीं, किस टाइप से, ये समस्या कर देता है। ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। सेम पेज पे ज़्यादा अच्छा है। आज मैं बोलता हूँ उनको, असल में जब मैं पढ़ा रहता हूँ तो वो लोग रहते नहीं हैं, और जब मैं यहाँ से चला जाता हूँ तो उन लोग की टाइमिंग जो है 10 बजे 11 बजे आती है, ठीक है, तब वो आते हैं। और जो 10 बजे आता है पता चलता है वो टाइप ही नहीं किया है, मेरा मैटर जो शाम वाला करता है, ये समस्या आ जाती है। मैं बोलूँगा उनको, फिर भी फ़ोन करके बोल देता हूँ। तो यहाँ से मैच करवा लीजिएगा, ठीक है। फर्स्ट का थर्ड है और बी का फोर्थ है, फर्स्ट का थर्ड, बी का फोर्थ, फर्स्ट का थर्ड एंड बी का फोर्थ, ये है आंसर, यहाँ पे फोर्थ वाला होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका सोलर सेल के निर्माण में सेमीकंडक्टर के रूप में उपयोग किया जाता है। सिलिकॉन का, टिन ऑक्साइड का, कैडमियम का, गैलियम आर्सेनाइड का। इसमें ऑप्शंस पहले देख लेते हैं यार, इसमें फिर वही झंझट है, ठीक है। 1 मिनट रुकिए। AC AB BCD ABCD ये है। एक ऑप्शन है AC, दूसरा है, मैं यही लिख देता हूं, AB, तीसरा है BCD, चौथा है ABCD, अब बताइए आप आंसर।
यहां से आप आंसर बताने की कोशिश करिए। ये यहां से टीचर्स अकेडमी जो ये प्रोग्राम चला रही है, डेफिनेटली बता रहा हूं, जो सीरियस बंदा होगा उसको इससे बहुत फायदा मिलेगा। और जो लोग केवल ये सोचते होंगे इंटरटेनमेंट के लिए हम आए हैं, देखेंगे चले जाएंगे, अब उनको यहां से 2020 के क्वेश्चन से थोड़ी हवा कम लगनी स्टार्ट होगी। ठीक है, याद रखिएगा, यहां से क्वेश्चन स्ट्रेंथ बढ़ाया हुआ है अपना। ठीक, दूसरे का ए बी, यहां से बी आंसर मेरे पास आ रहा है किसी का, यहां दूसरा आंसर दिया है ए बी, जयश्री वर्मा ने दिया है, पिंकी वर्मा ने भी ए बी बताया है। देखते हैं यहां पे क्या होगा। यहां से अगर हम बात करें, सिलिकॉन की बात किया जाए, टिन ऑक्साइड है, कैडमियम सल्फाइड है, और यहाँ पे गैलियम आर्सेनाइड्स है। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं कि कौन सा आंसर आप लोगों ने सही कर रखा होगा। ठीक है, देखिए ऐसे क्वेश्चंस को आपको याद करके रखना है। ऐसे क्वेश्चंस को क्या करना है, आपको याद करना है। ठीक, जब हम लोग केमिस्ट्री पढ़ते हैं और केमिस्ट्री की बात करते हैं यहां से, ठीक है, केमिस्ट्री, तो केमिस्ट्री में एक आता है पीरियोडिक टेबल, आप लोगों ने हो सकता है हाई स्कूल में पढ़ा होगा, नाम सुना होगा पीरियोडिक टेबल का। ठीक है, तो इस पीरियोडिक टेबल में ऐसे ही एक ग्रुप रहता है जिसमें कि सिलिकॉन अवेलेबल है। ठीक है, सिलिकॉन के बारे में आप सुना होगा, जिसको बालू हम कहते हैं, बालू का कुछ पार्ट है। ठीक है, सिलिकॉन, तो यहां से सिलिकॉन सही बात है। इसके साथ फायदा क्या है, इसके साथ फायदा ये है कि अब बहुत बड़ी बात तो मैं नहीं करूंगा, वो समझ में नहीं आएगा। आप जानते होंगे कि यहां से बात करें, ये होता है कोई भी परमाणु अगर ले, उस परमाणु की अगर हम बात करें, अंदर जाके देखें तो इसमें क्या होता है, नाभिक होता है, इसके किनारे किनारे क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते हैं। तो सिलिकॉन के साथ फायदा ये होता है, जब आप क्या करते हो, इसको थोड़ा ताप देते हैं, थोड़ा टेम्परेचर देते हैं, तो ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन यहाँ से इमिट कर देता, निकालता है। ठीक है, तो एक तो ये, तो इनकी ये खासियत ही यूज करी जाती है किसी सेमीकंडक्टर बनाने में। सेमीकंडक्टर तो खुद ही है, सेमीकंडक्टर मतलब ये जो हम चिप बनाते हैं और ये सब जो मेमोरी कार्ड बनाते हैं, ये सब बनाते हैं, इनके ये काम आती है। ऐसी ही व्यवस्था जो इसके ग्रुप में पाए जाने वाले तत्व हैं उनके साथ भी होती है, और उनके साथ आप देखोगे तो गैलियम ये वाले पार्ट में मिलते हैं, लेकिन ऐसी ही प्रॉपर्टी आपको गैलियम, कैडमियम और एसएन ऑक्साइड या यहाँ पे इससे भी आपको देखने को मिलती है। ठीक है, यहाँ पे एसएन है, टिन ऑक्साइड है, ये चारों क्या हो जाते हैं, सही हो जाते हैं। ठीक है, तो ये आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो नॉन साइंस वाले स्टूडेंट हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और बाकी सबके, आपको याद करना पड़ेगा। और ऐसे आप जब क्वेश्चन बार बार कर लेंगे तो आप देखेंगे ऐसे तत्व लिमिटेड होंगे, क्योंकि इनकी सीरीज में लिमिटेड नंबर है, तो वो नंबर से आपको ये नाम आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा, चारों हो गया इसका आंसर। ठीक, सर मेरा सब्जेक्ट आर्ट है, हाँ इसीलिए तो मैं आपको बोल रहा हूं, जितने आर्ट स्टूडेंट्स हो, तो आर्ट स्टूडेंट्स आप ये तो याद कर ही सकते हैं ना कि हाँ एसएन है तो इसको टिन कहते हैं, एसआई है तो इसको सिलिकॉन कहते हैं, कैडमियम है इसको सीडी से बताते हैं, और गैलियम है इसको जीए से बताते हैं, आर्सेनिक है उसको एस से बताते हैं। तो ये जो सारे तत्व हैं ये लिमिटेड होंगे, एक सीरीज में लिमिटेड होंगे, या इसके अगल बगल के होंगे, वो क्या होंगे, लिमिटेड। वो 7-8 है, 7-8 के नाम याद कर जाओ, फिर फर्क नहीं पड़ता कि आप किसके हो, आर्ट के हो चाहे साइंस के हो चाहे जिसके हो, उसका फर्क नहीं पड़ता। पेपर जब सॉल्व कर ले तो ये आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। तो इसको क्या करिए, आप इसको नोट कर लीजिए, कहीं नोट्स कर लीजिए, नोट पे अपने नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये ऑप्शन क्या होगा, यहां से ये होगा। ठीक, चले आगे बढ़ते हैं। तो इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि क्वेश्चन करवाने का सीधा सीधा मतलब है कि होना क्या चाहिए, नोट्स जो आपको बनानी है वो इस टाइप से बनानी है जैसे मैं अपनी नोट्स भी प्रिपेयर करता हूं। मान लीजिए कि यहां से मैं हिस्ट्री की नोट्स प्रिपेयर कर रहा हूं, हिस्ट्री की, तो मैं क्या करता हूं, इस टाइप से यहां पे एक क्या करता हूं, कॉलम खींचता हूं लगभग 2 से 3 अंगुल का। ठीक है, गैप छोड़ देता हूं मैं यहां पे। इसके बाद कंटेंट में यहां से पॉइंटर नोट करना स्टार्ट करता हूं। ठीक है, लेकिन मान लीजिए मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया और क्वेश्चन में कुछ नया मुझे मिल गया, तो मैंने क्या किया, यहां पे कुछ चीजें नोट कर दी, या करंट का कुछ मिल गया तो मैंने यहां पे चीजें नोट कर दी। ठीक है, तो यहां भी मैं गैप छोड़ता हूं,
नीचे भी मैं गैप छोड़ के रखता हूं ताकि यहां से कुछ चीजें मुझे मिले तो मैं इन सब चीजों में क्या करूं, नोट कर दूं। या तो फिर ये कर लीजिए, या तो पूरी नोट्स आप बनाइए, लास्ट में क्या कि 2-3 पेज छोड़ दीजिए, ठीक है, तब आप उसमें वो चीजें नोट कर सकते हो जैसा आपको ठीक लगे। लेकिन ऐसा ये जो नोट्स होती है मतलब इस टाइप का क्विक रिवीजन के लिए आसान होती है, पेपर सॉल्व हो जाते हैं इसी में। आ गया इसी में करंट अफेयर भी आके इंक्लूड हो गया, तो वो आपके क्या होगा, एक सिंपल नोट्स बन जाएगी, ठीक है, ये आपको करना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां से है, निम्नलिखित में से कौन सा सतत विकास लक्ष्य नहीं है? लैंगिक निष्पक्षता, जलवायु संबंधी पहल, ओजोन परत का संरक्षण, अंतर्वर्ती जलीय जीवन। अब जो लोग मुझसे अभी तक जितनी भी सीरीज आप तक करते चले आए हो, ये 8वीं है। अब अगर 7 तक ईमानदारी से अगर पढ़े होगे तो इसको करना बहुत आसान होगा। ठीक है, अब देखते हैं इसमें से आंसर किस किस का आता है। इसका सबका आंसर सही आना चाहिए। करिए आप सब लोग आंसर करके बताइए भाई, सब लोग बताइए। इसका आंसर सबका सही आना चाहिए, क्योंकि जो लोग ने मुझसे पढ़ा है आपको आंसर आना चाहिए सही। मेरी बात आप मगर मान लेंगे तो आप इस टाइप से सब सब्जेक्ट अगर नोट्स बनाते हो, आप जो भी यहाँ पे लोग पढ़ रहे हो, अगर आप चाहे, जो लोग तैयारी कर भी चुके हैं वो भी चाहे तो अपनी शॉर्ट नोट्स की इस तरह से बना सकते। कोई टॉपिक उठाइए और इस टाइप से यहाँ पे ये जगह छोड़िए, यहाँ पे कंटेंट अपने नोट करिए, यहाँ कंटेंट नोट करिए, बाद में कुछ चीज क्वेश्चन मिलता है तो यहाँ पे आप उसका सॉल्व कर दीजिए, या तो फिर पूरा लिख करके उससे 2-3 पेज पीछे छोटे छोटे पॉइंटर्स में। अब जब 2-3 पेज छोड़ेंगे, A4 शीट है तो इसको 2 पार्ट में डिवाइड करिए और बहुत छोटा छोटा कंटेंट क्या करिए, उसे नोट कर डालिए। डेफिनेटली बता रहा हूं, फिर आपको क्वेश्चन पेपर बाकी सब चीजें उसको नहीं लेनी पड़ेगी, बार बार आप रिवाइज करोगे, आपका एग्जाम निकलेगा तब। ठीक है, चले, बिल्कुल सही बात है। यहां से अगर हम बात करें तो क्या है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की बात करते हैं तो आया था 1997 में आया था, और ये लागू कब हुआ था, 1989 में लागू हुआ था। किसके लिए हुआ था, CFC को हटाने के लिए हुआ था। इसकी जगह कौन सी गैस आई थी, HCFC आई थी। लेकिन बाद में HCFC गैस को क्या है, क्योटो प्रोटोकॉल के अंतर्गत ग्रीन हाउस गैस कहलाई, और इसको भी बाद में क्या किया गया, हटाने की बात करी गई है। वही हम लैंगिक निष्पक्षता की बात करते हैं तो बिल्कुल सही बात है। ये अगर देखें SDG 10 के 5 के अंतर्गत आ जाता है, क्योंकि असमानता 10 वाले भी है। जलवायु संबंधी पहल की बात करते हैं तो SDG ये 13 में आ जाता है। यही हम बात करें अंतर्वर्ती जलीय जीवन की लाइफ की बात करते हैं तो ये किसके अंतर्गत आता है, SDG 14 के अंतर्गत आता है। ठीक है, लेकिन ओजोन क्या है, ये सबसे अलग है। ये सब जो प्रोग्राम चलाए गए SDG वाले, ये यूएन के द्वारा चलाए गए, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, UNDP जिसे हम कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 और सूची 2 में सुमेलित कीजिए, मैच द लिस्ट ऑफ फॉलोइंग। एक है जल में रोगाणु दिया हुआ है, दूसरी तरफ क्या दिया है, डिसीजेज क्या हो सकती है। एक है वायरस है, बैक्टीरिया है, प्रोटोजोआ है, और क्या है, वर्म्स है। ठीक है, इससे क्या हो सकता है, हैजा जिसे कॉलरा कहते हैं, या सिस्टोमियस बोलते हैं, और एक है हेपेटाइटिस है, एक है पेचिस। इसमें बताना है, मैंने पहले भी आपसे कहा है कि आप लोग क्या करिए, हाँ, ओजोन दिवस जो होता है वो 16 सितंबर, क्योंकि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ये 16 सितंबर 1987 को लागू हुआ था, इसलिए ओजोन दिवस कब मनाते हैं, 16 सितंबर को। ये भी क्वेश्चन कभी कभी आते हैं, तो इसमें से बताइए। मैंने आप सबको बताया है कि आप क्या करिए, जितने भी रोग हैं उन सबका एक क्या करिए, लिस्ट बना लीजिए। ये कहाँ मिलेगा, तो लूशियन मिलेगा, और या तो आप क्या गूगल करके अभी आप क्या कर सकते हो, उसकी लिस्ट बना सकते हो। ठीक है, चलिए इसको बताइए जल्दी से। अब आंसर्स देखिए, आंसर्स अब इतना पूरा लिख नहीं पाऊंगा। जिनका सही है वो मैच करवा लीजिएगा। ठीक है, मैच करवा लीजिएगा जिनका सही है। हाँ, इस टाइप से आप कर सकते हैं, जैसे रुचि जी ने बताया है 3 1 4 2, तो मैं समझ जाऊंगा A का थर्ड, B का फर्स्ट, C का 4 एंड D का सेकेंड। आप ऐसा भी आंसर लिख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट टाइम आपको जरूर से मैं बोलूंगा उनको कि आंसर नीचे ही लिख दिया करेंगे वो। ठीक है, करने की कोशिश करिए आप लोग। हाँ, फोर्थ का यहां से बिल्कुल ठीक है, 3 1 4 2। आप लोग जो लोग भी हो इस टाइप से भी आंसर कर देंगे, चलेगा। चलिए देखते हैं,
यहां से अगर हम बात करते हैं यहां से इस वाले में पार्ट में डियर स्टूडेंट्स, तो इस वाले पार्ट में देखें तो सबसे पहले आता है विषाणु, जिसको हम कहते हैं वायरसेस की बात करें या वायरस की बात करें। वायरस आप सुने होंगे 3 इडियट मूवी में। फिलहाल आइए यहां से अगर देखते हैं, वायरस हो गया और एक बैक्टीरिया हो गया, ठीक है। अब यहां से देखें तो जो हेपेटाइटिस है, ये हेपेटाइटिस जो रोग होता है वो किससे आता है, यहां से हेपेटाइटिस ये है, इसका जो कारक होता है वो होता है जीवाणु होता है। और जब हम विषाणु होता है। विषाणु को आप चाहे जितना मारो, ठीक है, मरता नहीं है। इसके प्रभाव को आप कम कर सकते हैं। ये करोड़ों साल तो अरबों साल तक ये जीवित रहते हैं, ठीक है, मतलब मरे हुई स्थिति में तो ये दिखेंगे आपको। लेकिन उसके बाद अगर किसी भी ऐसी एक्टिव सेल, जीवित सेल में अगर आते हैं तो ये क्या कर सकते, उसका प्रतिक्रिया करके ये अपने आप को एक्टिव कर लेते हैं और जीवित हो जाते हैं। लेकिन बैक्टीरिया के साथ अलग होता है, ठीक है। यहां से बैक्टीरिया की अगर बात किया जाए इस वाले में, तो जब यहां से जीवाणु की अगर हम बात करते हैं, जब आप जैसे खाना है या पानी है, ठीक है, दूषित पानी, इन सबको अगर आप लेते हो, ठीक है, तो ये क्या होते हैं, यहाँ से हैजा, जिसमें आपको कॉलरा हो जाता है। और ज़्यादातर कॉलरा जो है वो आपको गर्मी में ही देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि उस समय बैक्टीरिया क्या होता है, ज़्यादा एक्टिव होता है, ठीक है। फिर यहाँ पे आते हैं प्रोटोजोआ, और यहाँ से परजीवी की बात करते हैं। जब हम देखें यहाँ से प्रोटोजोआ की बात करें, यहाँ से प्रोटोजोआ, तो इस वाले में अगर देखा जाए तो एक होगा पेचिस हो गया, एक होगा सिस्टोमिसिस हो गया, ठीक है। तो यहाँ से सी वाले में अगर बात करें तो इस वाले में जो प्रोटोजोआ है ये क्या करता है, पेचिस, जिसमें बार बार दस्त होते हैं, लगते हैं, और जिसमें क्या होती है, पानी की कमी होती है। फिर अलग से क्या किया जाता है, पानी चढ़ाया जाता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा। ये खासकर बच्चों में अधिक प्रॉब्लम होती है, बच्चों में होती है, और ज़्यादातर कहाँ होती है, बुजुर्गों में होती है, ठीक है, ये इससे समस्या से आती है। तो क्या होता है, प्रोटोजोआ। फिर एक आता है हेल्थ वर्म। अब ये जो प्रोटोजोआ वाला टाइप का है, इसमें जब जिसको हम लोग बोलते हैं फफूंद बोलते हैं, फफूंद जो होते हैं, यहाँ से जैसे खराब खाना हो गया, खाना क्या हुआ कि सुबह आपने बनाया और थोड़ा महकना स्टार्ट करने ही वाला है, लेकिन आपने क्या किया, उसे खा लिया। जैसे पाव होती है, पाव रोटी जिसको बोलते हैं, पाव या ब्रेड, ठीक है, वो क्या है कि आप दुकान से ले आए, लेकिन आपको पता ही नहीं कि वो कितने दिन का बना हुआ है, महक नहीं आ रही होती, तो वो भी क्या करता है, नुकसान पहुंचाता है। इसी तरह से मार्केट में जब आप जाते हो तो वो वहाँ चीज़ें आपको तो फूड पॉइजनिंग इसी वजह से ज़्यादा होती है। फिर आते हैं कि यहाँ पे परजीवी की बात किया जाए, सिस्टोसिमिस एक रोग होता है, ठीक है, ये क्या करता है, इसको भी नुकसान पहुंचाता है। जैसे हमारे जाकर के लीवर को नुकसान ये पहुंचाते हैं, परजीवी टाइप के ये सब चीज़ें, ठीक है। चलिए, तो इसमें अगर हम मैच करवाएंगे तो इसमें जो आंसर आएगा डियर स्टूडेंट्स, अपना ए का थर्ड, बी का फर्स्ट, सी का फोर्थ एंड डी का सेकेंड, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्रों से उत्सर्जन होता है, ठीक है, इसमें से बताना है। मैं तो यार इसमें आंसर सब क्या मैं बोलूं, चलो ठीक है दे लो। इसमें भी आंसर ए बी सी ई है, ए बी सी ई। अब सारे तो लिख नहीं सकता मैं, चलो मैं अब इसको सही करवाता हूं, ए बी सी ई। बी आंसर है ए सी ई, ए सी ई, ई है यहां पे। फिर ए बी सी, ए बी सी, फिर है ए सी डी ई, ए सी डी ई, ये हो गया डी ऑप्शन। इसके आंसर करिए आप लोग। निम्नलिखित में से किसका कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्रों से उत्सर्जन होता है? विच अमंग द फॉलोइंग आर इमिटेड फ्रॉम अ कोल बेस्ड थर्मल पावर? कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, पार्टिकुलेट मैटर, ओजोन या मेथेन? इसमें से बताना है कौन सा होगा। जो लोग, अब मैंने लिख दिया है, अब आंसर आप करने के लिए आपके लिए आसान होगा। इसमें से बताइए कौन सा होगा। यहां से ए बी ई रुचि जी ने बताया है, बाकी लोग और लोग बताइए। ए सी ई जयश्री वर्मा ने बताया है, ठीक है, ए सी ई, ए सी और ई मीथेन, बिल्कुल सही। यहां से क्या होगा आंसर अपना, बी होगा। आप सब जानते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड ऑब्वियस है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कार्बन मोनोऑक्साइड आता ही है,
इसी के साथ आप देखोगे जब यहाँ से कोयला आधारित है तो नाइट्रोजन के ऑक्साइड भी आते हैं, नाइट्रोजन के ऑक्साइड भी आते हैं और सल्फर के ऑक्साइड भी होते हैं, सल्फर के ऑक्साइड भी होते हैं। ओजोन नहीं ओजोन नहीं होता। फिर सल्फर के ऑक्साइड तो ही है, ये भी मैंने बताया था, ठीक है। यहाँ से अब दोनों में देखे थे क्या मेथेन हो गया, तो क्या मेथेन आती है क्या? नहीं, मेथेन तो नहीं होती ना, ठीक है, आप सब जानते, जलाने पे नहीं होती है, ठीक है। फिर पर्टिकुलेट मैटर, पर्टिकुलेट मैटर का मतलब ये हुआ धूल कण, धूल जो बचती है, उसके बाद राख जो बचती है उसके साथ उड़ेगा, ठीक है, पर्टिकुलेट मैटर भी आएगा। तो ए होगा, सी होगा, ई होगा, ए होगा, सी होगा, ई होगा, ठीक है। अब यहाँ मेथेन तो होगा नहीं, डी वाला यहाँ कट होगा, डी वाला यहाँ कट होगा। अब यहाँ से ए बी, तो ए तो है नहीं, बी वाला पार्ट देखें तो बी तो है नहीं, ओजोन, ये कैंसिल हो जाएगा, बाकी यही वाला आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, यहाँ से सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्यों के निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के अंतर्गत विश्व में उन्नति सबसे कम संतोषजनक रही है? यहां से ये आंसर इसका बताइए, छठवें का, ठीक है, छठवें का आप आंसर करिए। छठवें का आंसर करिए भाई। ऐसे क्वेश्चंस पहले ही बताए हैं, याद कर लीजिए। इन सब में जब आप याद करोगे तो यहाँ से वर्ष 2015 तक ठहराव HIV ये हमने अचीव किया है, ठीक है। वर्ष 2015 तक प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा लैंगिक असमानता ये हमने अचीव किया है, ठीक है। वर्ष 2015 तक राष्ट्रीय गरीबी रेखा के नीचे, यहाँ से जब अगर इसकी बात किया जाए, अब यहाँ समझिएगा, यहाँ से जब आया है 2015 तक की बात करें और 2015 यहाँ से क्या है सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य की बात किया जाए, रिपोर्ट आई थी 2013 में आई थी। इन समय तक अगर बात करें तो हमने क्या किया था, राष्ट्रीय गरीबी रेखा से नीचे जनसंख्या के अनुपात को, इसको भी हमने क्या किया है, पूर्ण किया है। लेकिन याद रखिएगा वर्ष 2015 तक यहाँ से भूख से पीड़ित व्यक्तियों के जो अनुपात है उसको हम आधे से कम नहीं कर पाए, ठीक है, आधे से कम नहीं कर पाए। उसके अलग अलग कारण रहे हैं। अलग अलग कारणों में अगर हम देखें तो एक आती है प्राकृतिक जनित आपदा आती है, ठीक है। दूसरा क्या होती है, कृषि संसाधनों में कमी आती है। तीसरा क्या आता है, जैसे आतंकवाद या इन सब के कारण कमियां हैं, ठीक है, अलग अलग जगह, ठीक। तो हम इसको अचीव नहीं कर पाए हैं। इसीलिए जब आप हर साल देखोगे हंगर रिपोर्ट आती है, ठीक है, क्या होती है, वैश्विक हंगर रिपोर्ट आती है। इस रिपोर्ट के हिसाब से अगर देखें, ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है चौथा वाला वो हम अचीव अभी तक नहीं कर पाए थे, अब कर लिया है 2014, अब ये 2023 चल रहा है, ये हमने कर लिया है। डी आंसर है, बिल्कुल सही है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। यहां से है नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बनिक अपशिष्ट सामग्री में कार्बन C से नाइट्रोजन N को अनुपात के सही अवरोही क्रम में पहचानिए। आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ कार्बन टू नाइट्रोजन रेशियोज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर इन ऑर्गेनिक वेस्ट मटेरियल, ठीक है। अब यहाँ से आंसर इस पे दिया है। आज मैं जो टाइप करता है उसको मैं आज बताता हूँ, ठीक है, तो वो अब सही करेगा इसके बाद से, ठीक है। ए है, बी है, सी है, डी है, ठीक है। इसका आंसर क्या है, ए सी बी डी ए, सी बी डी ए। फिर है सी ए डी बी, सी ए डी बी। फिर नेक्स्ट है बी सी डी ए, बी सी डी ए। फिर है बी डी सी ए, बी डी सी ए। इसका आंसर करिए, यहां से बताइए आप सब। कार्बन अपशिष्ट सामग्री में कार्बन से नाइट्रोजन के अनुपात के सही अवरोही क्रम में पहचान करिए। ये अगर आप नहीं कर पाते हो तो घबराना नहीं है। ऐसे क्वेश्चन को भी क्या करना है, आपको नोट्स में अपने नोट करनी है और इसको भी क्या करना है, याद करना है, ठीक है। नोट्स में नोट करनी, याद करना है। क्यों होगा, कैसे होगा, अभी मैं बताता हूं, ठीक है। पहले आप इसको देख लीजिए, फिर मैं क्वेश्चन पे आता हूं, फिर बताइएगा आप लोग। क्योंकि देखिए थोड़ा सा क्या होता है, केमिस्ट्री यहां से आती है, यूज करता है ये एग्जामिनर, ठीक है। अब इसमें जो आपसे पूछा गया अवरोही क्रम में पूछा गया है, ठीक है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में पूछा गया है।
देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर हम आंसर पे आएंगे डियर स्टूडेंट्स तो यहाँ पे CBDA होगा। आंसर पे आएंगे तो ये आंसर जो अपना है ये है, ये वाला फर्स्ट वाला आंसर है, जिसमें अगर हम देखें फर्स्ट पे ये आएगा, फिर अगर देखें दूसरे पे ये आएगा, थर्ड पर देखा जाए तो ये वाला पार्ट हो गया, और चौथे पे अपना पार्ट कौन सा है, ये वाला है। ठीक है, खाद्य अपशिष्ट। अब यहाँ से देखें तो यहाँ से कार्बन अपशिष्ट सामग्री में कार्बन से नाइट्रोजन को अनुपात के सही अवरोही क्रम। अब यहाँ समझिएगा, अवरोही क्रम का मतलब क्या हुआ कि बढ़ते से घटते क्रम में जाना है, बढ़ते से घटते क्रम में जाना है। अब थोड़ा सा आपको मैं, जिस आप लोग DI पढ़ते होगे, DI में आप क्या करते हो, यहाँ से अनुपात पढ़ते हो। ठीक है, अनुपात का मतलब क्या हुआ, यहाँ से रेशियो हुआ। रेशियो का मतलब क्या हुआ कि दो नंबर है, एक नंबर A है, दूसरा नंबर B है। ठीक है, इस टाइप से आप पढ़ते हो। अब ये नंबर अगर कई नंबर दिए हैं, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, समझिएगा ठीक से। ठीक है, जिन लोगों ने यहाँ से, हाँ जिन लोगों ने आंसर कर रखा है बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैथमेटिक्स का थोड़ा सा पार्ट मैं यहाँ पे यूज करूंगा, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए ध्यान दीजिएगा, जब हम बात करते हैं, इसको न्यूमरेटर बोलते हैं, इसको डिनोमिनेटर बोलते हैं। ये क्या होता है, अंश होता है, और ये वाला क्या होता है, हर होता है, आप सब जानते हो। अब ये संख्या एक से बड़ी कब हो सकती है, A बाई बी एक से बड़ी कब हो सकती है, ये बड़ी तब हो सकती है जब A B से क्या हो, बड़ा हो। एग्जाम्पल क्या हो, एग्जाम्पल ये है कि जैसे 3/4 अगर कर दे तो इसकी वैल्यू 1 से कम हो जाएगी। 4 से 3 में भाग करके देखिए तो पहले जीरो पॉइंट लगाओगे, पॉइंट के बाद तब ये 1 से क्या होगी, छोटी हो जाएगी। लेकिन इसे उल्टा कर दीजिए, 4/3 तो ये 1 से क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। सही बात है कि नहीं, इतना समझ में आ रहा है? इतना आ रहा है तो मैं फिर बताऊं, फिर यहां से समझ में आ जाएगी। पहले आप इतना बता दीजिए, समझ में आ रहा है सबको, क्योंकि DI आप पढ़ रहे होगे, ऑब्वियस समझ में आना चाहिए। अब हमसे जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो क्वेश्चन पूछ रहा है कार्बन अपॉन नाइट्रोजन। तो इसका मतलब है कार्बन की मात्रा ज्यादा होनी चाहिए, किससे, नाइट्रोजन से। तो कार्बन की मात्रा ज्यादा किससे होनी चाहिए, नाइट्रोजन से। तो हमें इसमें से ऐसा तत्व ढूंढना है जिसमें कार्बन की मात्रा ज्यादा हो। ठीक है, हमें ऐसा तत्व ढूंढना है जिसमें कार्बन की मात्रा ज्यादा हो। तो कार्बन की अगर हम बात करें तो यहां पे कागज हो गया। ठीक है, कागज, और इसके बाद इसका मतलब है जो सबसे लास्ट ऑप्शन होगा उसमें नाइट्रोजन अधिक होना चाहिए, तभी तो ये क्या होगा, तभी तो ये वाली वैल्यू में कह रहा है कार्बन का नाइट्रोजन के साथ रेशियो बढ़ते से घटते क्रम में जाना है। तो इसका मतलब है कि इस वाले रेशियो में ये ज्यादा होना चाहिए और ये क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। फिर अगला जो जाएगा कार्बन उससे थोड़ा सा कम, फिर ये क्या होगा, यहां पे कार्बन नाइट्रोजन, और धीरे धीरे करके ऐसा जाएगा जो चौथा ऑप्शन होगा उसमें नाइट्रोजन किससे अधिक हो जाएगा, कार्बन से अधिक हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से इस वाले ऑप्शन में अगर जाए तो कागज की अगर हम बात करें, इसमें कार्बन की मात्रा ज्यादा है किससे, नाइट्रोजन के कंपेयर में। फिर अगर हम देखें दूसरे ऑप्शन में पत्तियां तथा बेल बूटे अगर की बात किया जाए, जो बेल मतलब जो लतर होती है उनकी बात किया जाए, इनमें कार्बन की मात्रा अधिक होती है किसके कंपेयर में, नाइट्रोजन कंपेयर में। फिर इस पे आए, अब धीरे धीरे हो सकता है कि इनमें कार्बन की मात्रा, गाय के गोबर में कार्बन की मात्रा, आप नाइट्रोजन कंपेयर करें तो हो सकता है दोनों बराबर हो। फिर और आगे चले जाएं, जो फूड वेस्ट मटेरियल की अगर बात किया जाए, इसमें नाइट्रोजन की मात्रा कार्बन की से क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाती है। तो जब इस टाइप से अगर सोचें, थोड़ा मैथमेटिक्स लगाएंगे तब आपकी क्या होगा ये, और थोड़ा सा आपको क्या करना पड़ेगा, इसको याद करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहां से ये आंसर आपका बता दिया मैंने, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ध्वनि प्रदूषण विनियमित एवं नियंत्रित नियम 2000 के अनुसार रात्रि में शैक्षणिक संसाधनों के लिए निर्धारित मानक है। ये क्वेश्चन मैंने करवाया हुआ है, शायद आपको याद होगा, तो बिल्कुल बताइए आप सब। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं, बताइए आप सब क्या होगा। 55 dB, 50 dB, 45 dB, कौन सा होगा भाई, बताइए जल्दी से। ध्वनि प्रदूषण नियम 2000 के अनुसार रात्रि में शैक्षणिक संसाधनों के लिए निर्धारित ध्वनि मापन। मैंने पहले भी आपको कहा है कि आपको करना क्या है कि यहाँ से एक लिस्ट आएगी, उस लिस्ट में आप जाओगे
तो दो तरफ देखा होगा, यहाँ पे ध्वनि दी होगी रात्रि में कितनी होनी चाहिए और दिन में कितना होना चाहिए, ये और सीधे सीधे यहाँ पे लिखा होता है। और कहाँ कहाँ किस संस्थानों की बात करता है, ये क्षेत्र में यही पूछ रहा है। आपकी बार पूछ रहा है आपसे शैक्षणिक संस्थानों की बात कर रहा है। जब शैक्षणिक संस्थानों की बात करेंगे, शांत एरिया होते हैं और शांत एरिया है तो रात्रि की बात कर रहा है, तो रात्रि में 40 ये डीबी होगा, 40 डीबी लिया जाएगा, ठीक है, 40 डीबी। लेकिन अगर दिन की बात करते तो 45 डीबी होता, ठीक। और हॉस्पिटल अगर होते, जहां पे हॉस्पिटल खोले जाते हैं वहां पे और शैक्षिक संस्थाएं सब एक साथ लाई जाती हैं, दोनों शांत एरिया होते हैं। उसी के अलावा अगर 55 डीबी और इन सब में अगर हम बात करें तो जो वास स्थल है जहां पे लोग निवास करते हैं, ठीक है, वहां की बात कर रहा है, तो दिन में 50 होना चाहिए, रात में 50 होना चाहिए और दिन में कितना होना चाहिए, 55 डीबी होना चाहिए। वहीं अगर हम लोग औद्योगिक क्षेत्र में चले जाएं, जहां बाजार लगते हैं, तो वो आ जाता है किससे, 60 to 55, या कहीं कहीं आप देखोगे 65 to 60 दिया रहता है दिन में और रात में। वहीं अगर हम चले जाएं जो औद्योगिक क्षेत्र में जहां पर मशीनें लगी हुई हैं, उनकी बात किया जाए तो 75 डीबी दिन में और रात में कितना 70 डीबी तक होता है। ये आप इसकी क्या करें, एक लिस्ट बना लें, गूगल कर लीजिए, मिल जाएगा आपको, ठीक है। चले आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो आंसर इसका क्या है, यहाँ पे चौथा है, ठीक। आगे है, नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक का आर्सेसन है, दूसरे का क्या है, रीजन होगा नहीं। कथन एक है सॉरी, वार्मशील कार्बनिक रसायन VOC वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड सामान्यता भूतल की अपेक्षा भूजल में समानता पाए जाने वाले सर्वाधिक संदूषक हैं। दूसरा कथन है, पेयजल की गुणवत्ता निर्धारित करने के लिए VOC कसौटी के मापदंडों में से एक है। ये दूसरा स्टेटमेंट है, इसमें से बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा गलत है। कथन 1 और 2 दोनों सही है, ठीक है। पहला है ऑप्शन ए, 1 एंड दोनों राइट है। दूसरा ऑप्शन है आपके स्क्रीन पे 1 और 2 दोनों गलत है। यहां से दूसरा ऑप्शन होगा 1 और 2 दोनों गलत है, बी ऑप्शन। सी ऑप्शन की बात किया जाए, यहां से ए सत्य है परंतु दूसरा वाला स्टेटमेंट क्या है, वो गलत है। डी ऑप्शन है आपके लिए, यहां से पहला गलत है और दूसरा स्टेटमेंट क्या है, राइट है। इसमें बताना है कौन सा होगा। हाँ, औद्योगिक क्षेत्र में सबसे अधिक होगा क्योंकि मशीन चलती है, तो ऑब्वियस है सबसे अधिक होना ही है। इसे बताइए आप सब। ऊपर वाला है वाष्पशील कार्बनिक रसायन वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड, दूसरा वाला है पेयजल गुणवत्ता निर्धारित करने के लिए VOC कसौटी के मापदंडों में से एक है। चलिए भाई बताएं आप सब। 9th का सी, बहुत लोग आंसर कर रहे हैं। 9th का सी क्या है, पहला सही है, दूसरा गलत है। और दूसरा क्यों गलत है, यहाँ पे जब आंसर की बात किया जाए, जो लोग आंसर कर रहे हैं यहाँ वाला, इसमें ये सही है, सी आंसर सही है। लेकिन क्यों सही है आप यहाँ समझिए। हम लोग बात करते हैं VOC की। VOC क्या होता है, ये है वाष्पशील है, जब हम बात करें वाष्पशील तो बताया है, जैसे आप लोगों ने पेंट की बात किया जाए, वार्निश की बात करें या नेल पॉलिश आप लगाते हो, दूसरा बंदा अगर दूर बैठा हुआ तब भी उसको महक जाती है। तो पेंट है, इन सब टाइप की चीज़ें हैं, ये क्या होती है, इनके छोटे छोटे जो पार्टिकल्स है वो उड़ करके हवा में जाते हैं और आपके नाक तक पहुँचते, नाक से जाते लंग्स में, हमारे फेफड़े में जाते हैं, हमको नुकसान पहुँचाते हैं, ठीक है। अब अगर बात कर रहा है पहले वाले स्टेटमेंट में, कह रहा है कि वाष्पशील कार्बनिक रसायन समानता भूतल की अपेक्षा भूजल में समानता पाए जाने वाले सर्वाधिक संदूषक तत्व हैं, ठीक है, छोटे पार्टिकल। अब यहाँ पे हाँ बिल्कुल, ये क्या होते हैं, इस टाइप से हमारे जितने भी इस यहाँ पे प्रदूषण है, प्रदूषण में अगर हम आए तो एक प्रदूषण आया, मान लीजिए जिसको हम कहते हैं वायु प्रदूषण। यहीं पे अगर बात की जाए जल प्रदूषण, जब जल प्रदूषण की बात करते हैं उसमें से एक कारक किसका आता है, VOC का आता है, ठीक है। लेकिन जब VOC कारक तो है,
बट समस्या क्या आती है, क्यों? क्योंकि जो पेट्रोलियम और डीजल है इनके छोटे छोटे पार्टिकल्स उसमें मिलते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं पानी की गुणवत्ता मापन की बात करते हैं, ये वीओसी जो पार्टिकल्स होते हैं, जैसे इन पे क्या होती है, धूप पड़ती है और इस पे अगर क्या होती है, हवा चलती है, तो ये क्या करते हैं, जल के तह को क्या करते हैं, छोड़कर तेजी से क्या करते हैं, उड़ जाते हैं। ठीक है, तेजी से क्या करते हैं, उड़ते भी हैं। तो ये क्या करते हैं, इनको जब हम मापने जाएंगे तो ये एक जगह फिक्स नहीं है। मतलब अगर पूरे जल की अगर बात किया जाए तो यहाँ पे कुछ, यहाँ पे कुछ, यहाँ पे कुछ होगा, फिक्स नहीं होगा। इसलिए इनकी मापन को करने में क्या होती है, कठिनाई आती है। ठीक, तो इसलिए इनको हम क्या करते हैं, जल की गुणवत्ता मापन में नहीं लेते हैं। जल जल की गुणवत्ता को मापन अगर हम करते हैं तो बीओडी से करते हैं, बीओडी से करते हैं, और या तो किससे करते हैं, सीओडी से करते हैं। ठीक है, तो इसलिए दूसरा स्टेटमेंट क्या होता है, ये गलत होता है। यहीं पे जब हम लोग बात किया जाए वीओसी, वीओसी की अगर बात करें और इसमें ही नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स आप ले लीजिए और इसी में क्या मिला दीजिए, धूप मिला दीजिए, मतलब और थोड़ा ठंडी वाला मौसम हो, तो ये क्या करते हैं, धूम कोहरा भी क्या करते हैं, बनाते हैं। ठीक है, आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहां से क्या हो जाएगा, पहला स्टेटमेंट सत्य हो जाएगा, दूसरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। ये है आंसर। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जलवायु परिवर्तन राष्ट्रीय कार्य योजना के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा एक मिशन नहीं है? राष्ट्रीय जल मिशन, ऊर्जा दक्षता पर राष्ट्रीय मिशन, हरित भारत मिशन, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन राष्ट्रीय मिशन। इसमें से बताना है कौन सा है, कौन सा नहीं। इसका आंसर करने की कोशिश करें। इसमें एसी चल रही है, मुझे आ रही खांसी फिलहाल। सॉरी। दस का डी, और बताइए जल्दी से। 10 का डी आंसर, बिल्कुल बहुत अच्छे। देखें, जिन लोगों ने मुझसे पढ़ा हुआ है और यहां पे आपने अगर क्वेश्चंस ढंग से अगर सॉल्व किए हैं, इसमें 8 लक्ष्य आए थे, मैंने बताया था 2008 में लाया गया था, 2010 में लागू हुआ था। ठीक है, 2010 में लागू हुआ था। 8 लक्ष्यों में जब आप पढ़ेंगे तो उसमें से एक लक्ष्य आपको ये मिलेगा, दूसरा लक्ष्य ये मिलेगा, तीसरा लक्ष्य आपको ये मिलेगा, चौथा लक्ष्य ये अपने इसमें नहीं अवेलेबल है। अब जो लोगों ने इसकी क्या होगी, लिस्ट बना ली होगी, इसकी लिस्टिंग बना ली होगी और उसको याद कर लिया होगा, तो ऐसे क्वेश्चन करने आपके लिए आसान होंगे। चाहे हम 2023 की बात करें और चाहे हम 2020 की बात करें, यहाँ भी क्वेश्चन इससे पूछा गया है, यहाँ पूछा गया है। आठों को याद करना बहुत आसान है, आप उसे कोशिश करें। 3 तो आपको यही दिख रहे हैं, बाकी जो 5 बचते हैं उसको आप बिल्कुल याद कर लीजिए। ठीक है, चले आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थानीय वातावरण में कार्बन के निम्नलिखित भंडारों के प्रति इकाई द्रव्यमान की कार्बन मात्रा के बढ़ते हुए क्रम का सही अनुक्रम चिन्हित कीजिए। ठीक है, अब यहां पे क्या है, कार्बन के निम्नलिखित में से भंडारों के प्रति इकाई द्रव्यमान की कार्बन मात्रा के बढ़ते हुए क्रम को बताना है। ऑप्शंस आपके सामने ए बी सी डी है। यहां पे अगर हम आए पहले ऑप्शन में 1, यहां से 2, 3 और 4 की बात किया जाए तो ऑप्शंस में देखें बी ए सी डी, ये है बी ए सी डी है। फिर नेक्स्ट ऑप्शन है ए सी बी डी, ए सी बी डी है। फिर इसके बाद देखा जाए बी सी डी ए, बी सी डी ए है। फिर इसके बाद बी ए डी सी, फिर है बी डी ए सी। ये है आपका क्रम, बताना है कि कौन सा क्रम होगा। ठीक है, यहां से बताने की कोशिश करिए। 30 जून 2008 में रुचि जी, ओके बिल्कुल बहुत अच्छी। तो यहां से रुचि जी ने बताया है 2 2 1 3 4, 2 1 3 4 मतलब 2 बी सी 2 1 बी ए, मतलब पहला वाला ना। और लोग बताइए।
चलिए देखिए यहाँ से सबसे पहले अगर हम इन दोनों में कंपेयर करें, जब इन दोनों में कंपेयर करेंगे, यहाँ पेड़ है, पेड़ की बात किया जाए, और दूसरा क्या करें, पीट पास की बात किया जाए, इनमें अगर हम कंपेयर करेंगे, एक आता है पीट कोयला आता है, क्या आता है, पीट कोयला, पीट कोयला। जब दोनों में हम कंपेयर करेंगे स्टूडेंट्स, पीट कोयले क्या करें, पीट कोयला बनाने के लिए आप क्या करना पड़ेगा, एक पेड़ को जमीन के अंदर क्या करना पड़ेगा, आपको दबाना पड़ेगा। जमीन के अंदर क्या ये दबा हुआ है, समय के साथ इससे इससे क्या होगा, अदर मटेरियल्स जो पेड़ पे अवेलेबल है, पेड़ पौधे में अवेलेबल है, वो धीरे धीरे करके क्या होगा, इसमें जमीन मिल जाएगा, अपघटित होगा। जब अपघटित होगा और दोनों में जब कंपेयर करेंगे, बनेगा ये भी किससे, पेड़ से ही बनेगा, लेकिन जब दोनों में कंपेयर करेंगे, जो पीट अब किधर जा रहा है, पीट कोयले की तरफ बनने की तरफ अग्रसर होगा समय के साथ। इसको अगर दिया जाए टाइम, तो यहाँ पे कार्बन की मात्रा इसमें क्या होती जाएगी, इसके कंपेयर में ज्यादा होती जाएगी। क्यों, क्योंकि पेड़ में अदर मटेरियल भी अवेलेबल है, जल अवेलेबल होगा, उसके अलावा अलग अलग मटेरियल्स अवेलेबल है, नाइट्रोजन हो गया, अदर गैसेस अवेलेबल इसमें, ये बाद में। लेकिन पीट के साथ क्या होगा, सड़ गल के केवल क्या बचने वाला है, कार्बन बचने वाला है। तो जब दोनों में कंपेयर करेंगे, तो यहाँ पे पीट के पास, इसके पास क्या होगा, कार्बन की मात्रा क्या होगी, ज्यादा होगी द्रव्यमान के हिसाब से। फिर इसके बाद क्या होगी, पेड़ की होगी। ये दोनों तो हमारे पास क्लियर है। यहां से चले जाए तो बी ए, और यहां से देखा जाए तो ये वाला ऑप्शन अपना होगा। फिर दोनों में आते हैं मृदा के कार्बनिक पदार्थ हो गए और जीवाश्म ईंधन हो गए। इन दोनों की अगर हम बात करते हैं, मृदा के कार्बनिक पदार्थ हो गए, जैसे जो मिट्टी है, ठीक है, मृदा की बात किया जाए, और इसकी की बात करते हैं जिसमें आता है जीवाश्म ईंधन। जीवाश्म ईंधन में जिसमें हम देखें तो यहाँ पे आता है क्या, कोयला आता है। अब कोयला एक हो गया, तो कोयले को यहाँ पे नहीं लेंगे, ठीक है, यहाँ पे कोयला नहीं लेंगे। यहाँ पे अगर हम आए तो एक आता है पेट्रोलियम हो गया, पेट्रोलियम, और एक क्या हो गया, यहाँ से बात किया डीजल। लेकिन यहाँ पे अगर हम आते हैं खनिज ऑयल की बात करें, जब खनिज ऑयल की बात करते हैं, इन दोनों में आप कंपेयर कराओगे यहाँ से, तो मृदा है, मृदा की अगर बात किया जाए, इस तत्व में मृदा में सबसे अधिक मात्रा में जो आपको मिलती है, वो मिलती है ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन। और जब इसके बाद आप जाएंगे, जिसको हम कहते हैं, जो पेड़ पौधे होते हैं, पेड़ पौधे सड़ने गलने के बाद दोनों को कंपेयर करवाएंगे। कैसे कंपेयर होगा, यहां समझिए। जब अगर हम लोग देखें इस टाइप से, जो मिट्टी होती है, मिट्टी की अलग अलग लेयर होती है, मिट्टी की अलग अलग लेयर होती है, और सबसे ऊपर वाली लेयर को आप अगर देखोगे ये वाले पार्ट में, ठीक है, इस वाले पार्ट की बात किया जाए, तो यहां पे अगर हम बात करें, तो मिट्टी का जो ये पार्ट है, इस वाले पार्ट में कार्बन की मात्रा, जो कार्बनिक पदार्थ है, कार्बनिक पदार्थ ये क्या होते हैं, अधिक होते हैं, ठीक है, कार्बनिक पदार्थ अधिक होते हैं। क्यों होते हैं अधिक, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, पेड़ पौधों के जो अपशिष्ट होते हैं, पेड़ पौधों के अपशिष्ट होते हैं, वो अधिक मात्रा में मिलते हैं, ठीक। फिर इसके बाद अगर हम देखें, इसका जो सेकेंड लेयर होता है, ऊपर वाले से थोड़ा सा कम मिलता है। हम सॉइल की बात कर रहे हैं, मिट्टी की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब यहीं से अगर नीचे चले जाए, तो आपको कहीं कहीं क्या मिलेगा, पेट्रोलियम मिलेगा, और कहीं कहीं आपको डीजल, और कहीं इस पेट्रोलियम मतलब खनिज तेल, और यहीं आप बात करें कोयला, ठीक है। अब इसमें से एक अमाउंट, इनमें से कोई भी एक अमाउंट ले लीजिए। मान लिया कि 1 लीटर हमने क्या किया, खनिज तेल उठा लिया, और 1 केजी, दोनों को अगर कंपेयर करें, दोनों को हमने क्या किया, पॉट में ले लिया, ठीक है। यहाँ पे डीजल, यहाँ पे खनिज तेल ले लिया, और इधर हमने क्या किया, यहाँ से सॉइल ले ली, मिट्टी ले ली। अब दोनों को कंपेयर करिए कार्बन की मात्रा उनके भार के हिसाब से। जब आप कंपेयर कर रहे होगे ना, तो यहाँ पे मिट्टी वाले पार्ट में आपको कार्बन की जो मात्रा है वो अधिक मिल रही है, कार्बन की मात्रा अधिक मिलेगी। उसका कारण क्या है, कारण यही है कि इसके पेड़ पौधे का अपशिष्ट हो गया। जो जीव होते हैं जो मर जाते हैं, वो भी इसमें अपघटित होकर इसी मिलते हैं। लेकिन अगर हम पेट्रोल डीजल की बात करें, कई हजार सालों तक ये क्या हुए, इसके पेड़ जो जीव हैं उनके मरने से बने हैं, केवल जीव के मरने से बने हैं। लेकिन इस मिट्टी में क्या है, जीव जंतु भी है और पेड़ पौधों के अपशिष्ट भी हैं जो सड़े गले हैं। दोनों का जब कंपेयर कराओगे ना, तो इस वाले पार्ट में ज्यादा मिलेगा, ठीक है। इसका कारण यही है, ठीक। तो इसका आंसर क्या होगा अपना,
अपना आंसर यहाँ से इस वाले में सी वाला अधिक होगा किसके कंपेयर में डी वाले के, यहाँ पे सी वाला अधिक होगा किसके कंपेयर में डी वाले के। आंसर भले ही पता होता है लेकिन अगर एक्सप्लेनेशन ना पता हो तो बिल्कुल इसमें क्या होगा, फिर आप भूल जाओगे। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये बताइए, आप सब मैसेज करके बताइए जितने लोग अभी पढ़ रहे हैं, क्या आपको जो मैं एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ समझ में आ रहा है कि नहीं? आप सबको जो एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ मैं, वो सब चीज़ें समझ में आ रही है? प्लीज़ आप लोग बताइए। बस डियर स्टूडेंट्स, कोशिश ये करिएगा कि ये क्लास और लोग को लाइक और शेयर जरूर करिए। ठीक है, कोशिश करिए लाइक और शेयर जरूर करिए। और मेरा रिक्वेस्ट है आप सबसे कि और लोग इस पे आइए, जो इस क्लास को बाद में देख रहे हो वो भी पार्टिसिपेट करें। ये जो क्लास है अपनी 9 बजे से चलती है। ठीक है, प्लीज़ आप मैसेज करके बताइए कि आप सबको समझ में आ रहा है ठीक से। तो जो लोग यहाँ से जो क्लास कर रहे होंगे आप सब, ये जो क्लास है वो 9 AM पे चल रही है और यहाँ पे आपको जो 2014 से लेकर के 2023 तक के पूरे पेपर सॉल्व करवाए गए हैं, करे जा रहे हैं अलग अलग सेक्शन के। मैम ने भी करवा रखा है, ICT वाला पार्ट, कम्युनिकेशन वाला पार्ट, DI के कुछ पार्ट हुए हैं, बाकी पोर्शंस होने हैं। और अच्छे से करना है तो 5 PM पर हर सैटरडे को यहाँ मैराथन क्लास चलती है। 10 यूनिट डिटेल से पढ़ना है तो यहाँ पे 999 रुपीज़ का यहाँ से कोर्स चल रहा है, आप चाहे तो उसे भी ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ है झीलें नदियों की अपेक्षा कम प्रदूषित होने की ओर प्रवृत्त है। झीलों में जल प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा परिवर्तित होता है। एक का असर्शन है, दूसरे का इसमें एक असर्शन और दूसरा क्या है उसका कारण। दोनों को बताना कि इसमें से कौन सा आप सही कर सकते हो, ये क्या है। सीता जी, थैंक यू सो मच सर, वेरी नाइस सेशन, थैंक यू। एंड मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूं, जो लोग पेड क्लास में हो, जो पेड क्लास वाले स्टूडेंट्स हैं, पेड क्लास वाले स्टूडेंट्स याद रखिएगा, यहाँ से शिवम सर की क्लास चल रही है आपकी, शिवम सर की क्लास, यहाँ से नेट JRF वाली क्लास चल रही है, सबसे बड़ा पार्ट है इसका। अभी जो क्लास चल रही है इसके बाद इन्फी मैम की भी क्लास, इसमें जो कम्युनिकेशन वाला ICT वाला पार्ट है वो यहाँ से स्टार्ट करेंगी। अब 2 कक्षाएं आपकी साथ में चलनी स्टार्ट होगी। मैम को थोड़ा वायरल फ्लू था इसलिए इसमें क्लास नहीं ले पा रही थी, तो 1-2 दिन में ये भी क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। अब आपकी 2 घंटे क्लास चलेगी, दोनों का टाइमिंग अलग अलग होगा। यहाँ पे सर के पास टाइम नहीं मिलता क्योंकि कॉलेज में पढ़ाते हैं, तो मेरे ख्याल से 5 PM पे ये क्लास ले रहे हैं अपनी। मैम का क्लास जो होगा वो अपने किस टाइम पे लेगी ये आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। ठीक है, पेड क्लास वाले स्टूडेंट्स के लिए है ये इन्फॉर्मेशन। जो लोग कह रहे थे क्लास नहीं चल रही है, मैंने बात किया है तो क्लास आपकी चलनी है। ठीक है, चले तो इसका आंसर आप बताने की कोशिश करिए इस वाले का। यहाँ से देखिए, ध्यान दीजिएगा, जब हम लोग बात करते हैं झीलें नदियों की अपेक्षा कम प्रदूषित होने की प्रवृत्त है, तो यहाँ पे हमेशा याद रखिएगा जो बहता हुआ जल है, जो बहता हुआ जल है, एग्जाम्पल देख लो ना आप, जो बहता हुआ जल है आप उसमें धूल मिट्टी सब डालो। जैसे गंगा जी में लोग क्या करते हैं, बहुत चीज़ प्रवाहित कर देते हैं, डाल देते हैं। तो आप प्रयागराज में आप खड़े हो, पता चला वहाँ पे आपने फूल पत्ती सब कुछ अर्पण कर दिया, तो क्या वहीं पे रुका रहता है वो तो बहते 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 कहीं किनारे लग जाता है, कहीं या तो सीधे कहाँ चला जाता है, समुद्र में चला जाता होगा, ठीक, पानी के साथ मिलके। अब झील है, जाके झील में उस चीज़ को भी अर्पण करो। अब देखो क्या वो वहीं रहेगा, जाएगा, वो क्या होगा, या तो तैरने वाली चीज़ वहाँ तैरेगा या तो डूबने वाली चीज़ डूब जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब है बहता हुआ जल जो होता है वो कम प्रदूषित होता है, लेकिन जो रुका हुआ जल है वो प्रदूषित अधिक होगा। ये कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पे क्या है, झीलें नदियों की अपेक्षा कम प्रदूषित होती, कभी हो ही नहीं सकता। ठीक है, यहाँ पे ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। दूसरा स्टेटमेंट आते हैं, झीलों में जल प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा परिवर्तित होती है। तो ऑब्वियस आप सब जानते हैं कि हाँ, झीलें किससे बनी है, या तो ह्यूमन द्वारा बनाया गया होगा या तो खुद प्रकृति ने बनाया होगा, लेकिन मैक्सिमम किसने बनाया, प्रकृति ने बनाया हुआ है। इसमें जलों में जो परिवर्तन आएगा, ठीक है, या तो मानव प्रतिक्रिया की वजह से होगा या खुद क्या होगी, यहाँ से इन्वायरमेंट उसको चेंजेस कर रही होगी। जैसे एग्जाम्पल ले रहे हैं, कहीं कहीं झीलें जो है मीठे पानी की है, अपने भारत देश में भी देख सकते हो, चाहे अगर अभी वहाँ बात करें, डल झील की बात किया जाए, वुलर झील की बात किया जाए, ये सब चीज़ें हैं। कुछ कुछ नमकीन है, जैसे चिल्का झील की बात किया जाए, ठीक है। कहीं कहीं इतना खारी झील है, जैसे मृत सागर की बात करें जहाँ जीव ही नहीं है,
ये सब क्या है, प्रकृति क्या करती, उसको चेंजेस करती, किस हिसाब से, वहां के सॉइल या मिट्टी के हिसाब से और या जलवायु के हिसाब से। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ये राइट हो जाएगा और पहला वाला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहस्त्राब्दी मिलेनियम विकास लक्ष्य 5 के अंतर्गत 1990 और 2015 में मध्य मातृत्व मृत्यु दर कितनी कम करना अपेक्षित था। अंडर मिलियन डेवलपमेंट गोल 5 मैटरनल मोर्टेलिटी रेट between 1990 and 2015 was to be reduced by 50%, 75%, 66% and 40%। इसको बताना है आप सबको कौन सा आंसर होगा। इन्फी मैम की जो क्लास है ना रुचि जी, वो मॉर्निंग में ले पाएंगे। ठीक है, 11 बजे से पहले क्लास उनकी है, क्योंकि शाम को वो दूसरी क्लास में कहीं पढ़ाती हैं। ठीक है, तो उनकी मॉर्निंग में क्लास हो पाएगी, 11 बजे से पहले हो पाएगी। वो कितने बजे लेती है देखना पड़ेगा, 9 से 10, 10 से 11, इन्हीं दोनों किसी टाइम में से लेंगी वो। ठीक है, रुचि जी बता रही इसका 75%, बाकी लोग बता रहे 50%, कुछ लोग 75%। देखिए क्या है, समझिए। जब अगर हम बात करते हैं यहाँ से मिलेनियम डेवलपमेंट गोल की बात किया जाए, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल में एक आया था, हेल्थ की बात आई थी। हेल्थ की बात किया जाए यहाँ से, तो हेल्थ वाले में हमको कितना रिड्यूस करना था, हाफ रिड्यूस करना था। इसको जब परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो ये 50% आएगा। यहीं से अगर बात करें बच्चों की बात किया जाए, इन्फेंट की बात किया जाए, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को कम करना था, यहाँ से बात किया जाए, ये वाला आया था 2/3, 2/3 इसको करना है। जब आप इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो ये आएगा कितना, 66% लगभग आएगा। यहीं पे अगर हम लोग बात करें मैटरनल मोर्टेलिटी रेट की बात किया जाए, ठीक है, MMR की बात किया जाए, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, इसकी बात करें तो ये अगर परसेंटेज की बात किया जाए तो यहाँ से कितना है, 3/4, इतना रिड्यूस करना था, 3/4 लाना था। इसको जब आप परसेंटेज में कन्वर्ट कर देंगे 100 से, तो 4, ये 25 कटेगा, 25 से 75, कितना आएगा, 75%। तो केवल कितना आपको याद रखना है, 3/4 होना था। ठीक है, ये तीनों कंपेयर मैंने करवा दिया है। हेल्थ की बात किया जाए, हेल्थ को रिड्यूस करना था, मतलब HIV रोग, गंभीर रोग, इन सब के जो मरीज हैं इनकी संख्याओं को हाफ करनी है। बच्चे जो है उनकी मोर्टेलिटी रेट को हाफ 2/3 करना है। जो मदर्स हैं उनकी जो मृत्यु हो जाती है वो 3/4 करना है। एक और आप नोट कर सकते हो, यहाँ से नोट कर सकते हो, यहाँ से SDG जो प्रोग्राम है, SDG प्रोग्राम में 2030 तक जो संख्या है MMR की है, उसको कितनी कम करना, संख्या में, परसेंटेज में नहीं, उसको कितना करना है, 70 करना है। कितना करना है, 70। ठीक है, 1000 जो संख्या है मृत्यु हो जा 1000 संख्या जो माताएं हैं उनमें 70 तक हमें लाना है, संख्या 70 तक लानी है। वही हम भारत देश की बात करें तो उसका अलग है। जब आप एग्जाम देने जाइएगा उसके 20-25 दिन पहले क्या करिएगा, या उसमें सर्च करिएगा गूगल पे, इंडिया की जो MMR है कितनी है, वो सर्च करके कहीं लिख लीजिएगा। वो क्वेश्चन हो सकता है आपसे एग्जाम में पूछ ले। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, सेकेंड है, ये 2030 तक हमें पाना है, ये भारत अभी इससे ज़्यादा है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, नव तथा नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय और भारतीय केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के वर्गीकरण के अनुसार लघु जल शक्ति संयंत्र की क्षमता की सीमा 1 से 25 मेगावाट होती है, 100 से 1000 किलोवाट होती है, 1 से 50 मेगावाट होती है, 1 से 100 किलोवाट होती है। ये जो क्वेश्चन है ये रिपोर्ट क्वेश्चन है। क्या है, ये रिपोर्ट क्वेश्चन है। अब ये रिपोर्ट क्वेश्चन आप सोचे कहीं किसी किताब में मिल जाए, अब तो मिल जाएगा, जो एग्जाम में पूछ लिया है, तो ये किताब में कहीं नहीं दिया रहा होगा। रिपोर्ट क्वेश्चन है, इसलिए ऐसे क्वेश्चन अगर आए तो परेशान नहीं होना कि ऐसे मैंने पढ़ा ही नहीं है। ऐसे क्वेश्चन अतरंगी कहलाते हैं, कभी भी कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते, रिपोर्ट से क्वेश्चन है। ठीक है, तो डायरेक्ट इसके ऑप्शन याद कर लीजिए। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता भैया तो फिर इस पर कुछ नहीं कर सकते आप। ठीक है, देखिए जब हम बात करें ऐसे, तो ये इसका आंसर क्या याद करना है कि ये इतना छोटा है तो 1 से लेकर 25 मेगावाट तक होती है। ठीक है, बड़ा होगा तो इससे अधिक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन है एक है अभिकथन ए है, दूसरा उसका कारण है। कथन ए है कार्बन डाइऑक्साइड का सार्वभौमिक उत्सर्जन वर्ष 2014 से लेकर 2016 के दौरान स्थिर था। फिर दूसरा स्टेटमेंट है आर इसका 2014 से 2016 के दौरान ऊर्जा दक्षता सुधार उपाय और निम्न कार्बन तकनीकियां मजबूती से परिनियोजित हुई हैं। ठीक है, ग्लोबल एमिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड स्टैग्नेटेड ड्यूरिंग द ईयर ऑफ 2014 टू 16। और फिर दूसरा ऑप्शन है आपको 2014 से लेकर 2016 के दौरान ऊर्जा दक्षता सुधार उपाय और निम्न कार्बन तकनीकियां मजबूत से परिनियोजित हुई हैं। इसमें से बताना है दोनों में से कौन सा क्या है, सही है गलत है। प्रीति जी एक बार फिर कौन सा, मैंने स्टेटमेंट आपको पढ़ा नहीं था, क्या है फिर से आप पूछ रहे। इसका आंसर आप लोग दीजिए क्या था। ये रिपोर्ट का क्वेश्चन है ना, तो इस पे क्या बताया जाए, यही पूछ रहे हैं, 14वें का पूछ रही हैं आप प्रीति सिंह। फर्स्ट इज रॉन्ग एंड सेकेंड इज राइट, जयश्री वर्मा बता रही है। बाकी लोग बताइए। रुचि जी बता रही 15 के, प्रीति जी बता रही 14। अच्छा 14 का, 14 देखो 14 क्या है, ये सब रिपोर्ट के क्वेश्चंस होते हैं। रिपोर्ट का क्वेश्चन है तो एक ऐसे देखिए, एक बड़ा पावर प्लांट होता है, बड़ा पावर प्लांट, नदियां आ रही हैं, इसको हमने रोका, बांध बना लिया बड़ा सा, ठीक है, रिहंद बांध इस टाइप का। लेकिन छोटी छोटी नदियां भी हैं जो इनकी सहायक नदियां होती हैं, इस पर भी हम बांध बनाते हैं। ठीक है, ये छोटे बांध कहलाते हैं। तो छोटे बांध जो है, या अगर अरुणाचल प्रदेश साइड चले जाएं, छोटे छोटे रिवर से, इसमें हम क्या करते हैं, छोटा बांध बनाते हैं। तो इसमें पूछ रहा है कि इनके जो क्षमता होगी कितनी होगी, तो 1 से लेकर के कितना 25 मेगावाट तक होती है। ये रिपोर्ट का क्वेश्चन है, किसी रिपोर्ट में आया होगा, वहां से एग्जाम में पिकअप कर लिया क्वेश्चन। तो ऐसी चीज को याद कर ली जाती है, उसके पीछे दिमाग नहीं लगाया जाता। ठीक है, दोनों सही है, व्याख्या भी सही है, बिल्कुल। चल देखते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का सार्वभौमिक उत्सर्जन वर्ष 2014 से लेकर 2016 के दौरान स्थिर था। ठीक है, अब ये क्वेश्चन कहां से आया होगा, ये क्वेश्चन भी अगर आप देखोगे तो ये क्वेश्चन न्यूज़पेपर का है। ठीक है, और न्यूज़पेपर में क्वेश्चन कहां से आता है, तो यहां ध्यान दीजिएगा। अब यहां सुनिएगा, जब बात करें 2014 से लेकर 2016 तक की बात किया जाए, और आप क्वेश्चन कब का सॉल्व कर रहे हैं, 2020 का सॉल्व कर रहे हैं। 2020 की हिसाब सोचिए, तो इसकी रिपोर्ट आई होगी बीच में, कब आई होगी, 2018-19 के अराउंड में आई होगी। ठीक है, ये रिपोर्ट आई होगी कहाँ, अब रिपोर्ट किसकी होगी, ये रिपोर्ट भारत सरकार की होगी। ठीक है, भारत सरकार की रिपोर्ट होगी। अब इस भारत सरकार की रिपोर्ट से ही एग्जामिनर ने क्या किया हुआ है, यहाँ से क्वेश्चन बनाया हुआ है। ठीक है, यहाँ से एग्जाम क्वेश्चन बनाएगा। अब यहाँ से क्या होगा, यही जो रिपोर्ट रही होगी उस समय न्यूज़ में आई होगी। ठीक है, न्यूज़ में, और न्यूज़ में जब रहा होगा तब बच्चे ध्यान देते नहीं है, जैसे अभी ध्यान नहीं दे रहे होंगे। ठीक है, G20 सम्मेलन हुआ है, इसमें से कुछ पॉइंटर्स है वो भी आप ध्यान नहीं दोगे। तो यहाँ से एग्जामिनर ने क्या किया, क्वेश्चन बना दिया। अब ये चीजें जो दिया है, इससे एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि रिपोर्ट आपको हर साल मिलनी है, तो ऐसे क्वेश्चन बनाए जाते हैं। अब यहाँ की बात किया जाए, देखते ध्यान दीजिए। ठीक है, अब आंसर केवल करना ही बड़ी बात नहीं है। जब हम बात करें कार्बन डाइऑक्साइड का सार्वभौमिक मतलब पूरे विश्व की बात किया जाए, वर्ष 2014 तक 2016 के दौरान स्थिर था। अब कैसे स्थिर था नहीं पता है। अब ऐसे बात करें आंसर की, तो हाँ, रिपोर्ट में था कि पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा स्टेटमेंट देखें, 2014-16 के दौरान ऊर्जा दक्षता सुधार उपाय और निम्न कार्बन डाइऑक्साइड तकनीकियां मजबूत से परियोजित की गई थी। ठीक है, ये बात करी जा रही है इसमें। हाँ, बिल्कुल सही बात है कि हाँ करी गई होगी। ठीक है, दोनों स्टेटमेंट सही है। लेकिन मेन अगर हम देखें तो इसी टाइम में अगर आप देखें 2015 में क्या लाया गया था, 2015 में पेरिस सम्मेलन आया था यहाँ पे। ठीक है, इसके पहले अगर चले जाए, कहाँ चले जाए, क्योटो प्रोटोकॉल चले जाएं, क्योटो प्रोटोकॉल में। और क्योटो प्रोटोकॉल आप सबको याद है 2015 तक होना था, 2015 तक, 1997, 2005, 2008 से लागू हुआ, 2015 तक, 2015 से 2020, 2015 तक क्यों, क्योंकि पेरिस सम्मेलन होने वाला है। 2015 आएगा पेरिस सम्मेलन, तो इसी टाइम की रिपोर्ट हमें प्रिपेयर करनी है, तैयार करनी थी। ठीक है, तो रिपोर्ट में भर भर के दिखाया गया कि भाई कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा हम ऑलरेडी कम कर चुके हैं,
2015 से 2016 तक का इन सब का रिपोर्ट पहले ही आ रही थी, तब बाद में जो रिपोर्ट बनी तो वो इसके हिसाब से बनी। ठीक है, यहाँ पे तो ऐसे क्वेश्चन पे दिमाग नहीं लगा सकते। रिपोर्ट अगर आती है तब उसको अगर आपने पढ़ा है तब आप आंसर सही कर पाओगे, अदरवाइज सही नहीं हो पाएगा फिर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपयुक्त में कथनों के आलोक में निम्नलिखित में से विकल्प में सर्वाधिक प्रयुक्त उत्तर कौन सा है? पवन ऊर्जा क्षमता के बढ़ते हुए क्रम के संदर्भ में भारत के निम्नलिखित राज्यों के सही क्रम की पहचान कीजिए। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु। जल्दी से बताइए, फिर आगे बढ़ते हैं क्योंकि और क्वेश्चंस करवाने हैं मुझे। ठीक है, जल्दी जल्दी इसके आंसर्स मुझे बताने हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, टीचर्स बहुत हैं प्रीति जी, बशर्ते मेरे साथ क्या है, देखो मेरे साथ क्या है, समस्या तो नहीं कर सकता। अब मैंने की प्रिपरेशन यूपीएससी की, यूपीएससी किया तो यहाँ पे आ गया क्या, ज्योग्राफी मेरी ऑप्शनल थी तो ज्योग्राफी बैकएंड में है, इन्वायरमेंट इसी का पार्ट हो जाता है। एक तो ये जब यूपीएससी की प्रिपरेशन करो में हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, साइंस जो कि मेरा बैकग्राउंड रहा है, साइंस टेक हो गई, ये भी अच्छे समझ में आती है। ठीक है, कंप्यूटर साइंस मेरा इसमें ग्रेजुएशन में रहा है। तो यहाँ से क्या होता है, सारी चीज़ें अब ये इन सब का नॉलेज जब आपके पास होता है ना, तो ये एक तो पर्टिकुलर देखा जाए तो एक बहुत बड़े पार्ट से जो इन्वायरमेंट वाला पार्ट है वो बहुत छोटा पार्ट होता था मेरे लिए। ये पूरे पार्ट का जो नॉलेज है वो यहाँ पे अगर मैं अप्लाई करूँ तो ऑब्वियस से कहाँ से क्वेश्चन जाएगा। ठीक, और क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं ये चीज़ें तो फिर पकड़ना आसान हो जाता है ना जब आप इन सब पेपर कर लेते हो, क्योंकि यूजीसी अपने आप में अगर बड़ा पेपर है तो यूपीएससी भी अपने आप में बड़ा पेपर है। ठीक है, अब देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, अगर हम बात करें इन सब में कंपेयर करें, जो तमिलनाडु वाला प्रदेश है, कब की बात करें, अगर हम 2020 की बात कर रहे हैं और इससे पहले अगर चले जाएं 2015 तक, अगर हम चले जाएं 2015 तक चले जाएं तो ये अपना फर्स्ट स्टेट है। सेकेंड, अगर इनमें से अगर गुजरात और इसमें अगर राजस्थान में कंपेयर करोगे तो यहाँ पे इसमें अगर हम आए तो ये सेकेंड पे आएगा। फिर थर्ड की अगर बात किया जाए, गुजरात मध्य प्रदेश यहाँ पे थर्ड पे आएगा, ये केस में हो जाएगा, ये फोर्थ पे हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे यहाँ 2020 तक हम आएंगे, इसमें अगर कंपेयर किया तो यहाँ से इस वाले में राजस्थान में भी क्या किया गया, बड़े लेवल पर पावर प्लांट लगाए गए हैं। लेकिन ओवरऑल आप उत्तर मान के क्या चलिएगा कि डी वाला क्या होगा, फर्स्ट पे होगा। फिर इसके बाद क्या है, बी वाला होगा। बी वाला क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है, रेगिस्तान है, यहाँ पे रेगिस्तान है, रेगिस्तान में भी क्या किया गया, रेगिस्तान और खुला एरिया है। ठीक है, यहाँ पे भी क्या किया, किनारे किनारे इसके लगाए गए हैं। एग्जैक्ट रेगिस्तान में जाकर नहीं लगाया गया क्योंकि ज़मीन नहीं मिलेगी, उसमें टेक्नोलॉजी हमारे पास कम है। ठीक है, क्योंकि ज़मीन में बेस बनाने का खर्चा बहुत करना पड़ेगा हमें। ठीक, फिर यहाँ पे थर्ड नंबर पे कौन आएगा, कोस्टल एरिया है, तो इसलिए हम किस पे आएंगे, ए वाले पे। और इसके बाद एमपी वाला है, सी, जो कि पड़ता है बीच में हमारे मध्य प्रदेश में। ये वाले आंसर क्या होगा, इस टाइप से बढ़ते से घटते क्रम में। ठीक है, चले आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और आपको करना क्या है, जब ऐसे क्वेश्चंस करिए जब 20 दिन बचे हो एग्जाम के, फिर से मैं आपको देखो फिर एक चीज़ बताता हूँ आइडिया आपको कि आपको एग्जाम टाइम में करना क्या है। जो आप अपनी नोट्स बना रहे होगे, नोट्स के पीछे एक पेज, आप जो पेज होगा उसमें आप क्या करिए, जो टॉप यहाँ लिखना है, टॉपिक आपको सर्च करनी है एग्जाम के टाइम सर्च करनी है ये टॉपिक। अब उस टॉपिक की लिस्ट बनाते चलो, जैसे एक लिस्ट यहाँ पे पहला मैंने बता दिया, यहाँ पे देखना है पवन ऊर्जा वाले राज्य, यहाँ लिख लो पवन ऊर्जा वाले राज्य। फिर दूसरा स्टेटमेंट MMR देखना है, किसका, भारत का। तीसरा आप देखें इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट देखनी है भारत की। जब ऐसे आप लिस्टिंग करते चले जाओगे तो आप देखोगे एग्जाम आते आते तक आपने 50 ऐसे एरिया इस पे लिख रखे हैं। फिर आप बैठो, गूगल लेकर के बैठो और इन 50 को एक पेज पे आप क्या करिए, इसके आंसर्स नोट कर दीजिए। ठीक है, तो इसके क्वेश्चन एग्जामिनर पूछेगा, कभी गलत नहीं होगा। ठीक है, यही करा जाता है, ये बुद्धिमानी होती है।
20 दिन आप पढ़ोगे तो एग्जामिनर ने जो क्वेश्चन पेपर बनाया वो तो ऑब्वियस 1 महीना पहले बनाया होगा, उसने सबमिट किया होगा आयोग को, आयोग ने बना करके पेपर में संशोधन करवाया होगा, तो 20 दिन पहले देख रहे हो तो आपका काम तो हो जाएगा। ठीक है, ये आपको करना चाहिए। ठीक है, चले आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ से क्या था ये क्वेश्चन, पवन ऊर्जा, चले ठीक है ये हो गया, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ऑप्शंस दिए हैं यहाँ पे, अब ऑप्शंस इसमें आप लोग मैच करवा लीजिएगा, अलग अलग ऑप्शंस होंगे सबके। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुलित ऑक्सीजन डीओ जल गुणवत्ता के महत्वपूर्ण मापदंड के रूप में निम्नलिखित में से किसके उत्तर जीवन के लिए आवश्यक है? डिजॉल्व ऑक्सीजन एन इंपॉर्टेंट पैरामीटर ऑफ वाटर क्वालिटी इज एसेंशियल फॉर मनुष्य, पशु, मछली, फसल और सब्जियां। ये तो सब आप जानते हो यार, यहाँ पे आप ये आंसर होगा मछलियों के लिए। डिजॉल्व ऑक्सीजन, ये डिजॉल्व ऑक्सीजन घुली हुई ऑक्सीजन अगर जल में है, घुली ऑक्सीजन जल में है तो जो जलीय जीव होते हैं इसी को तो क्या करेंगे, सांस में लेंगे। अब दो पार्ट में देखते हैं, एक आता है बीओडी, एक आता है बीओडी। अब ये मछली मर गई, ये मछली मर गई, इसको सड़ाने गलाने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन लेगा तो उसको बीओडी बोलेंगे, बाहर से अब बीओडी होगा। ठीक, तो यहाँ पे क्या होगा, मछली आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा तत्व गंदे नालों के सूखे कीचड़ में विशेष रूप से पाए जाते हैं? कुल टोटल नाइट्रोजन, कुल टोटल सल्फर, क्या या कुल टोटल फास्फोरस? इसमें बताना है कौन सा हो सकता है। फास्फोरस हो गया, क्या फास्फोरस मिल सकता है? कैल्शियम जो होती है हड्डियों में पाई जाती है। कुल टोटल सल्फर, क्या सल्फर मिलता होगा, या कुल नाइट्रोजन, यहाँ नाइट्रोजन मिलता होगा। अब यहाँ पे थोड़ी अगर बुद्धि लगाओगे तो इसका आंसर आराम से कर लोगे। देखिए ध्यान दीजिएगा, जब अगर हम बात करते हैं वाटर की, जब वाटर की बात करते हैं, वाटर हार्डनेस की बात करते हैं, वाटर हार्डनेस की बात करते हैं। वाटर हार्डनेस में दो तत्व होते हैं, एक कैल्शियम के ऑक्साइड्स होते हैं और एक मैग्नीशियम के ऑक्साइड्स होते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या है, निम्नलिखित तत्वों में कौन सा तत्व गंदे नालों और सूखे कीचड़, ये क्या है, गंदे नाले और सूखे कीचड़ की बात कर रहा है। गंदे नाले और सूखे कीचड़, यहाँ पे जब हम टोटल नाइट्रोजन की बात करें, टोटल नाइट्रोजन नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि अगर हम देखें ये हमारी अर्थ है, अर्थ के ऊपर क्या है, एटमॉस्फेयर है। एटमॉस्फेयर की बात की, इसमें नाइट्रोजन की मात्रा सबसे अधिक मिलती है। आप सब जानते हैं नाइट्रोजन की मात्रा यहाँ पे 71% इसमें अवेलेबल होती है। ठीक है, ये तो है ही नहीं। फिर अगर बात करें यहाँ से कुल टोटल फास्फोरस की बात करें, फास्फोरस जो है वो फ्री स्टेट में नहीं मिलता है। फास्फोरस की बात करते हैं, हमारे हड्डियों में मिलता है, कैल्शियम और फास्फोरस होते हैं। फास्फोरस इतना ज्वलनशील होता है कि आप उसे क्या करो, अपनी हथेली पे तो नहीं, आप उसको ऐसे कागज किसी भी लीजिए और उसमें अगर थोड़ा सा वाटर अगर आप रिएक्ट करवाएंगे तो उसमें आग लग जाती है। ठीक है, तो फास्फोरस तो नहीं, कुल टोटल फास्फोरस नहीं मिलता, फ्री स्टेट में नहीं मिलता, या नालों में नहीं मिलता, कंबाइंड फॉर्म में नहीं, ये अर्थ के अंदर मिलते हैं। ठीक है, फास्फोरस नहीं हो सकता। फिर यहाँ पे आते हैं कुल टोटल सल्फर। कुल टोटल सल्फर की बात करें डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे नहीं, ये पेड़ पौधे पृथ्वी के अंदर भी संयुक्त रूप से मिलते हैं। उसमें आप एग्जाम्पल देख सकते हो, जब कार्बन हम जब बात करते हैं, कोल की बात करते हैं, जब कोयले को जलाते हैं तो इसमें क्या होता है, सल्फर के ऑक्साइड्स निकलते हैं। कुल सल्फर तो हो ही नहीं सकता यहाँ से। ठीक है, फिर बात करते हैं यहाँ पे कैल्शियम की। कैल्शियम, इन सब में कुल नहीं लिखा है, कुल कैल्शियम तो हो ही नहीं सकता था, फिर पूछा रहे ऑप्शन गलत हो जाते हैं। देखिए इन सब में जब कंपेयर करोगे ना, तो कैल्शियम वाला पार्ट क्या होगा, कैल्शियम वाला पार्ट, इसकी वजह से यहाँ पे वाटर हार्डनेस का कैल्शियम की मात्रा अधिक हो सकती है। ठीक है, यही कारण हो सकता है। बाकी अदर चीज़ का कारण मैंने आपको बता दिया कि क्यों नहीं मिलेगा, कि ये जो तत्व हैं ये कहाँ पे मिलते हैं। ठीक है, चले आगे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आईपीसीसी की बात करें 2014 की रिपोर्ट के अनुसार क्षेत्रगत सेक्टोरल वैश्विक कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन के आरोही क्रम में सही क्रम को बताना है। विद्युत और ताप उत्पादन, भवन, परिवहन, उद्योग। ये शायद क्वेश्चन मैंने आप सब करवाया है। इसका आंसर की अगर बात किया जाए तो यहाँ से आंसर है BCDA। क्या है, BCDA पहला ऑप्शन। दूसरा है यहाँ से BCAD, BCAD। फिर नेक्स्ट ऑप्शन है BDCA, BD।
डी है ना, सी ए, फिर नेक्स्ट है बी डी ए सी, बी डी ए सी, ये है तीसरा और ये है चौथा। इसे बताना है कौन सा होगा। यहां से आंसर करिए सब। आईपीसीसी की रिपोर्ट के अनुसार क्षेत्रगत सेक्टोरल वैश्विक कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन के आरोही क्रम में सही क्रम बताइए। आरोही क्रम का मतलब हुआ इंक्रीजिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब क्या हुआ, यहां से इस वाले पार्ट में, सॉरी, इस वाले पार्ट में सबसे अधिक, मतलब इस टाइप से बढ़ते क्रम में जाना है, यहां सबसे अधिक आएगा। अब देखें, इन सब में कंपेयर करोगे तो विद्युत ताप उत्पादन हो गया। अब देखिए दो चीजें हैं, यहां से ये और ये विद्युत ताप उत्पादन, जहां पे हम क्या करते हैं, कोल जलाते हैं। उद्योग की बात किया जाए तो इसमें हम खनिज तेल, उद्योग और इलेक्ट्रिसिटी दोनों यूज करते हैं। इन दोनों में अगर आप कंपेयर करोगे, जो उद्योग वाला जगत है वो सबसे ज़्यादा क्या करता है, पोल्यूशन सबसे ज़्यादा इमिट करता है। नहीं, एक मिनट, हाँ नहीं, एक मिनट रुकिए, डी, हाँ ठीक है, विद्युत ताप उत्पादन उद्योग इंडस्ट्री। मुझे इसमें चेक करना पड़ेगा क्योंकि करंट में चेंज है। एक मिनट, गूगल पे मैं चेक करके बताता हूँ क्योंकि मुझे भूल रहा है इसमें, क्योंकि आंसर अभी गलत हो जाएगा। क्या मतलब है, ठीक है, बस एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट रुक जाइए, क्योंकि रट्टा मार के क्वेश्चन करवाने का कोई मतलब नहीं है कि रट लिया अलग करवा दिया। इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्री, बस एक मिनट वेट करिए। इंडस्ट्री का सबसे अधिक है, ठीक है, इंडस्ट्री सबसे अधिक है, हाँ ठीक है, यहाँ से इंडस्ट्री क्या है, सबसे अधिक है, किसके कंपेयर में, विद्युत ताप अपघटन कंपेयर में। तो अपना क्या होगा, पहले डी वाला होगा और यहाँ से ए वाला ऑप्शन होगा, ठीक है, ये दोनों, क्योंकि ये पहले नंबर पे आ जाएगा, दूसरे नंबर पे ये आ जाएगा, ठीक है, सबसे अधिक पहले पे ये, दूसरे पे ये। भवन और परिवहन, इन दोनों में कंपेयर करोगे, थर्ड नंबर पे कौन आएगा, ये, और चौथे नंबर पे कौन आएगा, ये। इधर से हम देखेंगे तो फर्स्ट पे कौन आएगा, चौथा ये हो जाएगा, चौथा ये हो गया, तीसरा ये हो जाएगा, दूसरा ये हो जाएगा और पहले नंबर पे ये हो जाएगा। तो यही असेंडिंग ऑर्डर होगा, ठीक है। चलें, चलिए ये हो गया, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपना आंसर कौन सा होगा, बी वाला होगा, सेकंड वाला। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन, सहस्राब्दी विकास लक्ष्यों के 2 के अंतर्गत संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों के वर्ष 2015 तक हर जगह बच्चों, बालक और बालिकाओं द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा पाठ्यक्रम पूरा किया जाना था। ये मैं आपसे क्वेश्चन नहीं पूछ रहा हूँ, इसका सीधा सीधा आपको सबको पता है कि प्राथमिक शिक्षा या प्राइमरी एजुकेशन की बात करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं जल्दी से। ग्लोबल वार्मिंग को पूर्व औद्योगिक स्तर के 2 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने की उद्देश्य से विश्व को सर्वाधिक कम लागत के मार्ग पर लाने के लिए 2017 के सापेक्ष 2030 तक वैश्विक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में किस सीमा तक कटौती की आवश्यकता है, ठीक है। इसमें से पूछा गया है कि 25%, 15%, 30% या 20%। ग्लोबल वार्मिंग को अगर हमें कम करना है 2017 से लेकर 2030 तक में जो ग्रीन हाउस गैस है उसको हम किस मात्रा तक कम करें या कट करें, ठीक है। इसका आपको ये याद करना पड़ेगा आपको।
ठीक है, चलिए बताएं जल्दी से आप लोग इसका आंसर। तो यहां से आंसर आ रहा है कुछ लोग का ए। देखो आप सबको करना क्या है, इसको भी आपको क्या करना है, याद करके रखना है। जब यहां से बात किया जाए एसडीजी का जो यहाँ पे गोल आता है, गोल क्या बात करें, यहाँ प्रदूषण को क्या करना है, कम करना है, जिसमें जलवायु परिवर्तन वाले पार्ट आता है। यहाँ से देखें तो इसमें कहता है कि 1/4 मतलब क्या करना है, जो हमने टोटली एमिट कर रखा है इसका 1/4 क्या करें, कम कर दें। 1/4 हम क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे। 1/4 को जब आप परसेंटेज में कन्वर्ट करोगे तो कितना आएगा, 25% आएगा। ठीक है, तो यहाँ से आंसर क्या होगा अपना 25, ये 25% होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। महासागरों के जलीय वातावरण में कार्बन भंडारण की निम्नलिखित में प्रति एकल द्रव्यमान में कार्बन मात्रा के सही घटते क्रम की पहचान करनी है। तलहट हो गया, जीव जंतु हो गया, घुले हुए जैविक पदार्थ हो गए, या घुले हुए अजैविक पदार्थ हो गए। ठीक है, अब यहां से इसका आंसर जो है वो अगर ले DABC, क्या है, DABC है। दूसरा ऑप्शन है, यहां से बात किया जाए तो ADCB, BCAD। तीसरा है, चौथा है CBAD। ये बतानी है आपको। रुचि आप सर से पूछ रही हैं या मुझसे, आपसे जैसे क्या पूछ रहे भाई आप लोग आपस में, प्रैक्टिस सेट लिए हैं, अच्छा ओके। यूथ पब्लिकेशन अच्छी है लेकिन थोड़ी उसके साथ क्या है, आंसर उसके एक्सप्लेनेशन गलत है भाई, मैं पहले बता दूं आप सबको। महासागरों के जलीय वातावरण में कार्बन भंडारण की, अब ये थोड़ा सा आपका क्या, तलहट हो गया, घुले हुए जैविक पदार्थ हो गए, जीव जंतु हो गए, घुले हुए अजैविक पदार्थ हैं। इसमें से बताना है कौन सा आंसर होगा। बस जल्दी जल्दी इसमें हम लोग एक आध क्वेश्चन और है, 2 क्वेश्चन करके फुर्सत करते हैं इसको। देखिए याद रखिएगा हमेशा, जब इसमें पूरे में से आए, जो जल होता है उसका जो तल होता है, समुद्री तल, जितनी भी चीजें होंगी वहां जाके क्या होता है, ये बैठता है। जितनी भी चीजें वहां जाके ये बैठना शुरू करता है। ठीक, तो इसमें क्या होगा, इसकी जो तलहटी होती है उसमें से इसमें क्या होती है, जलीय वातावरण की कार्बन भंडारण सबसे अधिक होता है। दूसरा अगर हम जाएं यहां से, जो तलहट हो गया, जीव जंतु हो गया, घुले हुए जैविक पदार्थ हो गए, घुले हुए अजैविक पदार्थ है। ठीक है, इसकी मात्रा क्या होती है, सबसे अधिक होती है। किसके बाद, घुले हुए जैविक पदार्थ। क्यों, अजैविक पदार्थ जब पृथ्वी बन रही होगी और उसके अलावा बालू कण और जो नदियां हैं वो फ्लो होकर के आ रही हैं, जिसको हम बोलते हैं लवण, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं सैलिनिटी बोलते हैं, उनके साथ वो मैक्सिमम मिले होते हैं। और जो सैलिनिटी होती है, जो खारापन होता है, वो क्या, अजैविक तत्व है। तो इसके पास क्या होगा, अजैविक पदार्थ होंगे। अब इन दोनों के बाद आप जाओगे, घुले हुए जैविक पदार्थ हो गया, जीव जंतु हो गया। अब यहां से जब दोनों कंपेयर करें, जीव जंतु जो लिविंग है, जो जी रहे हैं, इनकी मात्रा प्रेजेंट टाइम में कम होगी, किसके, जो पहले जीव रहे होंगे मर गए, और जो अब जीव हैं वो तो जीवित हैं। जब दोनों में कंपेयर करोगे तो यहां पे क्या होंगे, हजारों साल को जो इसके जीवाश्म होंगे वो भी इसके साथ घुले होंगे। किसके कंपेयर में, यहां पे इसके कंपेयर में। तो ऑप्शन क्या होगा, सी वाला आगे होगा और डी वाला बी वाला बाद में होगा। तो आंसर कौन सा होगा, ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, यहां से नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक को अधिकथन ए और दूसरे को तर्क दिया गया है। यहां पे ओजोन परत के संरक्षण के लिए हाइड्रोफ्लोरोकार्बन HFC को हटाना आवश्यक है। फिर दूसरा है, HFC में ग्लोबल वार्मिंग की उच्च संभावना होती है। यहां से बतानी है, जल्दी से आप बताइए। बस इसके बाद 2 क्वेश्चन और है, करके उसको फुर्सत करते हैं जल्दी से। प्रैक्टिस सेट के लिए अलग अलग बुक आती है, ठीक है। अलग अलग बुक में अगर आप देखोगे तो एक पब्लिकेशन यहां से आती है AGP,
आती है एजीपी पब्लिकेशन की आती है, ठीक है, उसकी भी बुक मतलब एक्सप्लेनेशन ठीक देता है। एक घटना चक्र की भी आती है, उसमें भी आप देख सकते हो। यहां से बताइए जल्दी से आप लोग। देखिए, ओजोन परत के संरक्षण के लिए हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन को हटाना आवश्यक है नहीं। यहाँ पे ये हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या है, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है ये सीएफसी की जगह तो लाई ही गई थी, तो ये अब क्या है, ओजोन को क्षरित नहीं करता है, ये गलत है। लेकिन अगर बात करें, ऑब्वियस है ये ग्लोबल वार्मिंग गैस शो करती है, क्योंकि आप याद करें जो क्योटो प्रोटोकॉल है, क्योटो प्रोटोकॉल के अंतर्गत जो इसमें गैस है इसको भी इंक्लूड किया गया था। छठवीं जो गैस थी उसमें भी क्या किया गया, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन को यहाँ पे इंक्लूड किया गया है, ठीक है। तो ये ऑप्शन क्या होगा, ये राइट है, ऊपर वाला क्या है, गलत है। ए वाला सही है और आर वाला क्या है, ए वाला गलत है, आर वाला क्या है, सही है। ए आर, यहां से ए आर दोनों सही नहीं कहा गया, ये है आंसर क्या होगा, डी होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको इसको मैच करवाना है, सूची 1 और सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। मैच करवानी, क्योटो प्रोटोकॉल, पेरिस सम्मेलन, रियो सम्मेलन और अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन। यहां से देखें क्योटो प्रोटोकॉल तो जैव विविधता पर सम्मेलन, सस्ती विश्वसनीयता, स्वच्छता, राष्ट्रीय रूप से निर्धारित योगदान या संयुक्त कार्यक्रम। अब आप अगर देखें तो मैंने आप सबको यहां से एनडीसी, INDC का कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, एनडीसी, ठीक है। तो आप सबको पता है कि एनडीसी वाला जो जुड़ता है किससे जुड़ता है, पेरिस सम्मेलन से, ठीक है, पेरिस सम्मेलन से। यहीं पे अगर बात करें क्योटो प्रोटोकॉल, तो क्योटो प्रोटोकॉल जब आप इसमें ले जाओगे, जैव विविधता पर सम्मेलन, सस्ती विश्वसनीयता, स्वच्छ ऊर्जा और राष्ट्रीय रूप से निर्धारित योगदान, संयुक्त क्रियान्वयन। अब यहां से आप देखोगे कि क्योटो प्रोटोकॉल में तो ये तो आप पढ़े ही नहीं, लेकिन अगर आप याद करें कि एक स्टेटमेंट हमने ये कहा था कि जो प्रोग्राम है, जो प्रोग्राम इसने चलाया है क्योटो प्रोटोकॉल ने, उसके आप देखेंगे तो सबके साथ की बात करता है, यहाँ पे संयुक्त कार्यान्वयन की बात करता है, ज्वाइंट इंप्लीमेंटेशन की बात करता है, ठीक है। तो यहां से क्योटो प्रोटोकॉल किससे जुड़ेगा, इससे। एक आता है रियो सम्मेलन, एक आता है अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन को आप जानते हैं कि सस्ती विश्वसनीय ऊर्जा की बात करता है, जो 2015 में आया था इंडिया और फ्रांस के द्वारा। फिर यहाँ पे रियो शिखर सम्मेलन जो कि 1992 में आया था, आप सबको पता है रियो शिखर सम्मेलन। इसकी अगर हम बात करते हैं तो यहीं पे 3 सम्मेलन हुए थे। एक सम्मेलन क्या था, UNFCCC का हुआ था, और एक सम्मेलन UNCD का हुआ था, एक सम्मेलन CBD का हुआ था। CBD को हम लोग बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो ये क्या है, जैव विविधता पर सम्मेलन, तो यहाँ पे ये हुआ था 1992 में, तो इससे रिलेटेड हो जाता है, ठीक है। अब आंसर मैच करवाइएगा, इसमें जो ऑप्शंस हैं ये अलग अलग ऑप्शंस हैं, आप देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन, बाढ़ के प्रभावों से निपटने के लिए अल्पीकरण उपाय कौन से हैं। विद्युतीय सेवा पैनल का उन्नयन या संरक्षण करना, बाढ़ के उफानों से बेहतर ढंग से निपटने के लिए पुलियाओं को चौड़ा करना, अवरोधी और रेत के थैले द्वारा संयंत्र सुविधाओं का संरक्षण करना, बाढ़ क्षेत्रों से वृक्षों और मलबे को हटाना, उपकरणों को बाढ़ क्षेत्र से स्थानांतरित करना। डियर स्टूडेंट्स, कल से जब हम लोग मिलेंगे तो ये जो आंसर्स हैं नेक्स्ट पेज पे आ जा रहे हैं, ये आपको सेम पेज पे मिलेंगे। ACDE क्या है, ACDE पहला ऑप्शन है यहां से ACDE, ये है। बी ऑप्शन की बात किया जाए तो बी ऑप्शन में है ABCE, ABCE, ठीक है। फिर आते हैं सी ऑप्शन पे, सी ऑप्शन है ABCDE, ABCDE। फिर डी ऑप्शन पे आएंगे BCDE, BCDE, ये चौथा है डी ऑप्शन। इसमें से आपको बताना है कौन सा होगा। लास्ट क्वेश्चन है आज का, आंसर पे आते हैं हम लोग। यहां पे आंसर क्या है, बी, ठीक है। तो यहां से क्या है, ए है, बी है, ए है, बी है, सी है और ई है, ठीक है। अब इसमें क्या क्या है समझते हैं। बाढ़ के प्रभावों को निपटना है हमसे। बाढ़ के प्रभाव से अगर निपटना होगा, अल्पीकरण करना है, तो ये बाढ़ के क्षेत्र से हम वृक्ष को नहीं हटा देंगे,
क्योंकि तटबंध जो होते हैं यहाँ पे जो एरिया होता है, पेड़ पौधे लगे होते हैं, तो मिट्टी कटाव नहीं होने देते हैं, मिट्टी कटाव नहीं होने देते, तो इनको हम नहीं हटाएंगे। मलबे का मतलब ये नहीं हुआ कि जो हमारे यहाँ से कार्बनिक मटेरियल्स वो जाके रुके हों। मलबे मतलब मिट्टी और या कंकड़ पत्थर वो उनको हम वहाँ पे जमा रहने देते हैं तटबंध पे, ठीक है, तो इनको हम नहीं हटाएंगे। और डी वाला आंसर जहाँ जहाँ होगा वो क्या होगा, गलत हो जाएगा। डी वाला जहाँ जहाँ होगा वो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा अपना, ए बी सी ई हो जाएगा। अब आपको लग रहा होगा विद्युत सेवा पैनल का उन्नयन या संरक्षण करना चाहिए, एलिवेटिंग और द प्रोटेक्टिंग इलेक्ट्रिकल सर्विसेज पैनल। अब वो क्यों होना चाहिए, अब ऑप्शन जब इसके अलावा भी होते ना तो हो सकता है इसको हम हटा सकते थे, लेकिन उसके अलावा ऑप्शन ही नहीं मिल रहा है यहाँ पे, तो ऑप्शन में क्या करना पड़ेगा, इसको ठीक ही करना पड़ेगा। तो पहला वाला ऑप्शन इसलिए थोड़ा कंफ्यूजिंग वाला टाइप का लग रहा होगा, इसलिए हम उसको करेंगे, ठीक है। फिर बाढ़ के उफानों से बेहतर ढंग से निपटने के लिए पुलियाओं का ऑब्वियस है चौड़ा करना पड़ेगा, पानी आए और उसके साथ बह के चला जाए दूसरी जगह। फिर क्या करना है भाई, यहाँ से अवरोधी और रेत थैली द्वारा, ऑब्वियस है जब आप नदियों किनारे देखेंगे तो यहाँ पे क्या कहता है, जो बालू की बोरियां हैं वो रखी जाती हैं किनारे किनारे, तटबंध बनाए जाते हैं, ठीक है। उपकरणों को बाढ़ क्षेत्र से स्थानांतरित करना, ठीक है। बाकी जो मशीनरी है हमने अलग अलग क्षेत्र लगा रखे हैं ताकि खराब ना हो, चाहे इक्विपमेंट्स की बात करें या बिजली विभाग है, ट्रांसफार्मर की बात करें, इन सबको उठाकर दूर ले जाइए ताकि बाढ़ बाढ़ से वो खराब ना हो जाए। और अगर इलेक्ट्रिसिटी आप प्रोवाइड करें तो उस क्षेत्र में इलेक्ट्रिसिटी नहीं भेज पाएंगे, या अलग अलग उपकरणों की बात करें, ठीक है। तो ये मैंने आपको कंप्लीट करके दिया, और ये 25 क्वेश्चन थे, एक्सप्लेनेशन में टाइम लग जाते हैं, इसलिए आप देख सकते हो टाइम कितना ज़्यादा लग जाता है। लेकिन जो लोग इसको देख रहे होंगे, डेफिनेटली बता रहा हूँ आगे आने वाले टाइम में इससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलने वाला है। अब जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे, इन्वायरमेंट का नहीं आ रहा होगा, 2014 से लेकर 2018 से लेकर 2023 तक के क्वेश्चन आपको अपने यूट्यूब पे मिलेगा, बार बार रिवाइज करके आप देखिए, आपको फायदा मिलेगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आप सबको मेरी ओर से हैव अ गुड डे, और हो सके तो आप इसे लाइक करिए, शेयर करिए, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बाकी अदर लोग तो भी शेयर कर दीजिए। आप सबको नमस्कार, बाय।